नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। यूपीएससी सबसे बड़ा कमीशन है जो भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करती है। हम लोग वनडे एग्जाम पढ़ाते हैं सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के लिए, लेकिन जब बात सीसैट की आती है तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही पास आती है। मैं जब वनडे एग्जाम्स भी पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि यूपीएससी का एक पेपर होता है सीडीएस, जो डिफेंस एग्जाम है। वनडे की सबसे बड़ी परीक्षाएं अगर जो आप कंसीडर करते हैं, जो जानते हैं, उनमें सबसे अस्त्री सवाल सीडीएस के आते हैं। जिसने सीडीएस स्तर की प्रिपरेशन कर ली तो मुझे लगता है कि उसने सभी प्रकार की परीक्षाओं को अच्छे से कवर कर लिया। उसी प्रकार से अगर आप सीसैट फेस करते हैं, सीसैट के सवालों को हल करते हैं, तो भी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है अपनी अन्य परीक्षाओं की तैयारी में, अन्य परीक्षाओं की प्रिपरेशन में। जिन्होंने भी आईएएस का पेपर दिया था, सीसैट के पेपर में मैथ्स के सेक्शन ने काफी उलझाया। ऐसे सवाल दिए जो मैं आपसे क्लासेस में भी कहता हूं कि आजकल परीक्षाओं में मैथ का जो रूप है, जो नेचर है, एकदम बदला हुआ है। और ये सीसैट ने सिद्ध भी किया। आप देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल कम डिस्कशन और लॉजिकल अप्रोच ज्यादा दिखा है। आपको ज्यादा वो सवाल दिखे हैं जिसपे डिस्कशन किया जा सके, जिसमें आपकी डेप्थ नॉलेज का आकलन किया जाता है। आपकी समझ अगर है तभी आप उत्तर दे सकते हैं। कुल 34 से 35 सवालों के जो सेशंस हैं, या 34 से 35 सवालों का यह सेट है, इसको मैं प्रत्येक सवाल की एक एनालिसिस करा देता हूं। मैं थोड़ा लेट हूं क्योंकि पेपर आपका 3-4 दिन पहले हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी कि हम आपको सीसैट का यह पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। एक एक सवाल का सोल्यूशन मैं डीपली आपको देता हूं, समझाता हूं, एनालिसिस करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं उन वर्ड्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को जो आपको इन सवालों से नजर आती हैं और जिनका उपयोग आके आप करना भी चाहेंगे और करना भी चाहिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं, इसमें अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसका पूरा सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से भी अपने पूरे सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। मैं अब देर ना करते हुए आपको लेके चलूंगा उन सभी सवालों पर जो सवाल आपके सीसैट के पेपर में पूछे गए थे। जो आप आइए देखिए, पहला सवाल हम लोग बोर्ड पर ले रहे हैं और पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा। देखिए किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आपको फेस करने को मिलेगा। यन का महत्तम मान, महत्तम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मोस्ट वैल्यू हमसे पूछा गया है। इस प्रकार की 7 गुणे 343 गुणे 385 गुणे 1000 गुणे 2401 गुणे 5 टाइम्स 7 लिखा है। 35 की पावर n से विभाज्य हो, मतलब 35 से विभाज्य हो। और 35 के कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं? 35 के पेयर बनने का मतलब 7 और 5 का पेयर बनना। इसका मतलब 7 और 5 के कितने अधिकतम जोड़े संभव हो सकते हैं? जैसे आपने एक पढ़ा होगा, टॉपिक होता है ट्रेलिंग विद जीरो। जब हम आपको पढ़ाते कहते अंत से शून्यों को गिनना, तो जिसके गुणनखंडों में 10 आता है वही संख्या जब मल्टीप्लाइड होती है तो 0 देती है। तो एक बार 10 आने का मतलब एक जोड़ा बनना 2 और 5 का। और जोड़े हमेशा मिनिमम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। हम लोग को इसको ध्यान देना है। आइए मैं डिसाइड करके आपको देता हूं। जैसे सवाल अपने पास है 7 गुणे आपके सामने है 343, गुणे आपके सामने है 385, करेक्ट है। गुणे आपके सामने है 1000 और गुणे आपके सामने है 2401 और गुणे आपके सामने है 77777। डिवाइड डिवाइड बाई है एक 35 की पावर n। अब 35 की पावर n को हम लोग ऐसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ऊपर नीचे आपको एक जैसा चीज दिखेगा। इसको हम 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग? अब सोचो कि यहाँ पर कितने लोगों से या कितने पेयर ऊपर ऐसे हैं 7 के और 5 के जो इस कंडीशन में सेट हो जाए। आइए, आप जानते हो 7 यहाँ भी दिखेगा 7 की पावर 1 के रूप में। 7 की पावर यहाँ पर आपको 3 दिख जाएगा। 7 की देखो हमको मेनली 7 तो अक्सर दिख रहा है। यहाँ भी आपका 2401 में 7 दिख जाएगा। समझ रहे हैं? 7 की पावर 4 दिख जाएगा। यहाँ भी 7 है आपके पास, 7 गुणे आपको दिख ही रहा है 1 1 1 1 1। इस प्रकार से 7 दिख गया। तो हर जगह 7 है। मेरे को जो खोजना है 5 खोजना है। 5 क्योंकि 7 की संख्या ज्यादा है, सब स्पष्ट है। यहाँ पर मुझे 7 5 दिखेगा। कैसे? देखिए 5 सते 35 और 5 सते 35, उसमें भी देखिए 7 छुपा हुआ है। 5 सते 35, 5 सते 35, यहाँ भी आपके पास 5 मिलेगा, मतलब एक 5 यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर सोचा गया तो कितना होगा पता है? 125। 125 गुणे हम कितना कर दे 8, तब जाकर के 1000 होता है। और 125 से 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो कुल मिला के अगर जोड़ों की बात करिए, देखिए 7 तो कई दिखेंगे, लेकिन 5 की जो संख्या होगी वो 5 की पावर कितनी हो सकती? 3 और 1 मिलकर के 4। तो इसका मतलब हमें जो जोड़ा बनेगा दिखेगा वो 7 की पावर भी 4 ही के साथ दिखेगा, क्योंकि वही टर्म कैंसिल ही कर पाएगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा 7 है आपके पास, एक्स्ट्रा 5 है, तो बचा ही रह जाएगा, वो कैंसिल नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में कितना लगाएंगे बताइए? 4 लगाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं।
पी और क्यू एक वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक सर्कुलर पार्क है उस पर चलना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने 5 AM पर एक ही बिंदु से, मतलब एक ही पोजीशन पर दोनों खड़े थे, ऐसे सर्कुलर पार्क था। कहीं भी गार्डन में देखिए अक्सर सर्कुलर पार्क होते हैं। आप 2 पर्सन एक ही जगह पर खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत, जैसे इधर से हम जाना शुरू करें और आप इधर से जाना शुरू कर दो। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। दौड़ना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। पी की स्थिति क्या हो, 5 चक्कर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। वो कहता है कि वह 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। 1 घंटा जब वो चल देता है तो 5 चक्कर काउंट कर लेता है। जबकि क्यू की बात करिए, वह 3 चक्कर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। उसके साथ स्थिति है कि वह 1 घंटे में केवल 3 ही चक्कर लगा पाता है। वे 5:20 मतलब 5 बजे से काउंट नहीं किया गया, 5:20 AM से, सुबह के 5:20 AM से काउंट किया गया। और 7 AM के बीच कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे, ये हम लोग को समझना है। मैं पहले सवाल का थीम आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए है, एक सर्कुलर पार्क है, ये स्थान है यक्स, सपोज करिए। देखिए इस सिचुएशन को आप समझ चुके हैं कि सुबह के 7 बज रहा है, ये इधर चलना शुरू किया, इधर चलना शुरू किया। दोनों की स्पीड आप समझते हैं, कैसे स्पीड समझते हैं। पी की स्थिति क्या है, वो कहता है कि हम 5 चक्कर लगाते हैं 1 घंटे में ना। कितने घंटे भैया, 1 घंटे में। 1 घंटे को आप जानते हो, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। हम उसको लिखने की भी नीड नहीं, लेकिन हम इतना समझ रहे हैं कि वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। जैसे हम चाल को कैसे कंसिडर करते हैं, हम यूनिट समय अर्थात 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, वही चाल होती है। उसी प्रकार से अगर हम क्यू की तरफ चले तो क्यू के लिए कहा गया 3 चक्कर 1 घंटे में, करेक्ट है। हम अगर भैया इन दोनों की बात करें, दोनों की, तो 1 घंटे में अगर दोनों ने चक्कर लगाए तो कितने चक्कर लगाए बताओ, 8 चक्कर लगाए। समझ रहे ना, अगर दोनों की बात करो कि 1 घंटा में वह 5 चक्कर लगाया, वह 3 चक्कर लगाया, तो 8 चक्कर। दरअसल इनको मिलना है एक दूसरे को, मिलेंगे कब, यही हमको निर्धारित करना है। तो 1 घंटे में अगर इन दोनों ने 8 चक्कर लगाए, अब इस 8 चक्कर के लिए हम ऐसे समझना चाहते हैं, दरअसल हमको पता है कि एक चक्कर में कितना समय लगता है, ये सबसे मुख्य बात है। अब आप ऐसे सोचिए कि 8 चक्कर अगर 1 घंटे में है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, 8 चक्कर अगर 1 घंटे में है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो एक चक्कर में कितना समय लगता होगा, आप सोच के बताइए। 1/8 घंटे लगते होंगे, बिल्कुल लगते होंगे, 1/8 घंटे। अब 1/8 घंटे लगते हैं, और आप ये बताओ सोच करके कि यहां पर जब काउंटिंग हुई उनके मिलने को लेकर के, कितने बजे हो रही, बोलिए 5:20 से हो रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5:20 से हो रही है। 5:20 सुबह से ये लोगों ने एक दूसरे को काउंट करना शुरू किया। और कितने बजे तक काउंट करेंगे, 7 बजे तक। कितने बजे तक, 7 AM तक। कितना फर्क है आप दोनों के हिसाब से अगर देखिए, अगर ऐसे डायरेक्टली 5 से शुरू होता तो 2 घंटे होता। 20 मिनट निकाल दीजिए, उसमें 100 मिनट की बात है। कितने मिनट भाई, 100 मिनट की। अब 100 मिनट में अगर हम लोग सोचें कि कितने चक्कर लगेंगे, आपको यही समझना है कि 1/8 घंटे यहां पर उनके द्वारा एक चक्कर में समय लगता है, दोनों के द्वारा की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं इसके लिए चक्करों की संख्या डिवाइड कर कितनी बार मिलने की बात है, मिलने की संख्या निकालना चाहता हूं, तो 100 मिनट को मैं भाग करूंगा 1/8 से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह मिनट में है और किस में है, घंटे में है। तो घंटे को हमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, आप सब जानते हो, 60 से गुणा करना होता है ना। घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं 60/8 कर देता हूं। अब मैं 60/8 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 8 ऊपर जाएगा, 60 नीचे जाएगा। 20 तिया 60 होता है, 20 चौके 80 होता है, 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है ना। 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है। 40/3 कर दीजिए, 13 दशमलव समथिंग आएगा। तो 13 बार एक दूसरे को मिल पाएंगे, 14वीं बार तो मिल ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो 13 इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो मेरे ख्याल से भी आपको स्पष्ट समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा कि वो लोग कितनी बार एक दूसरे को मिलेंगे। 13 बार, 13 दशमलव समथिंग जा रहा है, जिसका मतलब 14वीं बार तो नहीं मिल पाएंगे। तो स्थिति आपके सामने ये है। दूसरा सवाल आपका डन होता है। तीसरे सवाल पर आ जाइए। कोई ट्रम है, ट्रम नहीं है, ट्रेन है बेसिकली मेरे ख्याल से। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्ति एक्स और वाई से आगे निकलती है और उनको क्रमशः 8 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है। आइए देखिए इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहा कोई ट्रेन है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्ति थे। एक का नाम एक्स था और दूसरे का नाम वाई था। एक्स को उसने 8 सेकंड में, ठीक है, एक्स को उसने 8 सेकंड में, जबकि वाई को उसने कितने, 9 सेकंड में पार किया। दरअसल ट्रेन जो होती है ना, जब किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंभे को पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई को पार करती है। और यही पूछा भी गया इसमें, अपनी ही उसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये हमको स्पष्ट करना है।
अब यहाँ पर देखिए इसने कहा कि ट्रेन की जो औसत गति थी इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय की है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। और इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल करके तय की है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। ऐसे में होता क्या है कि जब समान दिशा में ट्रेन चलती है तो रिलेटिव स्पीड में चालें घट जाती हैं। और यहाँ पर जो समय की भी बात किया जाए तो समय यहाँ पर 8 और 9 दिया है, लेकिन इसको ऐसे समझिएगा आप लोग, मतलब जो पार करने की स्थिति है, समझिए पार करने की स्थिति है दोनों को, वह एक तरह से समान दूरी को चल करके पार करने की बात है। क्योंकि व्यक्ति तो चल नहीं रहा है, व्यक्ति तो फिक्स है, व्यक्ति को अलग अलग समयों में पार करी है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ट्रेन की गति अलग अलग थी और गति अलग अलग दिख भी रही है। आपको पता है कि जब कभी समान दूरी को हम चलकर तय करते हैं तो हमारी जो चालें होती है ना, समयों के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती हैं। आप थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ पर समय कैसे है, कितने कितने समय में पार की है ट्रेन, थोड़ा बताइए। 8 सेकेंड और 9 सेकेंड, करेक्ट है। यहां से अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड चाल की बात करें, तो स्पीड जो होता है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये हो गई चालें। अब चालों की बात अगर हम लोग सोचें, इन चालों में देखिए कितने का अंतर है, ऐसे देखा जाए 1 का अंतर है। और रियली में यहाँ पर भी देखिए कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है। तो हम लोग अगर एक बराबर समझ गए कि एक ही है, एक बराबर क्या है भाई, एक ही है, तो हम कहीं से भी स्पीड निकाल ले। जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड हमने ले लिया 9, इसकी स्पीड क्या ले लिया 9, तो 9 बराबर कितना हो गया 9। अब सोचो अगर हम 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं और किसी चीज को हमने 8 सेकंड में चलकर पार किया, मेरी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, और मैंने इसको 8 सेकंड में चलकर पार किया, तो हमारी जो दूरी होती है, दूरी चाल गुणे समय होती, डिस्टेंस क्या होता है बताइए, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि यह समय तो सेकंड दिया हुआ है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कर पाओगे, 9 गुणे 5/18, यही तो होता है ना मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना है। और समय कितना है बताएं, 8 है। 9 दूना कितना होता है 18, 2 चौके 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है। 20 मीटर की लंबी वह ट्रेन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में अवेलेबल है। आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं। तीसरा सवाल डन होता है। चौथे सवाल पर आ जाइए, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन स्क्वायर हाँ बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद 9, फिर रिवर्स हो रहा है 8 7 6 5 4 3 2 1। ये अगर आप सोचो ना तो बहुत ही आसान पैटर्न है। मैं आपको इसको सिस्टम समझा दूं। इसने हमसे पूछा क्या है, एन में कह रहा है कितने अंक होंगे, एन में कितने अंक होंगे जिसका वर्ग करने से ऐसा आया। कुछ बातें आपको समझा दूं ऐसे, जैसे आपको मैं बता दूं 11 है, 11 का वर्ग करिए 121 होता है, करेक्ट। और 111 का वर्ग करिए तो 1 2 3, मतलब जितने इसमें एक होते हैं 2 1, यहाँ पर बीच में 3 आया और अंक कितने हैं 5। इसी प्रकार से 1 2 3 4 अगर है, इसका वर्ग करिए 1 2 3 4 3 2 1, कितने डिजिट हुए बताइए। जैसे यहाँ पर 4 अंक थे तो 4 3 7 अंक हो गए, करेक्ट है। ऐसे अगर हमने लिखा 1 2 3 4 5, इसका वर्ग करिए 1 2 3 4 5 है, 4 3 2 1 है, यहाँ पर 5 आया, 4 इधर 4 4 8 1 9, मतलब इसमें जितना था उससे एक बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है ना, दिख रहे हैं आप लोग। 5 अंक थे तो 5 से कितना हो गया, 5 से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर 4 4 8 8 1 9, मतलब यहाँ पर 9 अंक टोटल बन रहे हैं और बीच में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब जितने यहाँ पर अंक होंगे वो बीच में ही आएगा, जितने अंक होंगे वो बीच में आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ 9 तक गया है, 9 के बाद फिर वही चीज रिवर्स हो गई, फिर वही रिवर्स हो गई, जो पहले हमने जहां से एंड किया था वहीं से रिवर्स हो गया। तो जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ पर जैसे देखिए 1 2 दो अंक थे तो 2 बीच में आया था, 3 थे इसमें तो 3 बीच में आया था, 4 है तो 4 बीच में आया, 5 है तो 5 बीच में आया। उसी प्रकार से अगर 9 होंगे तो 9 बीच में आएगा। तो n का मान बताएं कितना हो जाएगा 9। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर इस सवाल का क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। प्रथम 100 धनपूर्ण संख्याओं पर विचार कीजिए। इसने कहा पहली 100 धनपूर्ण संख्याएं ले लीजिए, समझिएगा इसका सिस्टम क्या है। हाँ पहली 100 धनपूर्ण संख्याएं, और उसके आगे पढ़िए, लिखा उनमें से कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 3 5 7 और 9 में से किसी एक से भी विभाज्य नहीं है, किसी एक से भी विभाज्य नहीं है। किसी एक का मतलब जिससे किसकी किसकी बात किया है, 2 की बात किया है, ध्यान से देखिएगा, 2 की बात किया है, 3 की बात किया है, 5 की बात किया है, 7 की बात की है, 9 की बात किया है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और आपको मैं बता दूं कि किसी से भी विभाज्य ना हो, इसका मतलब वह संख्याएं अभाज्य होंगी। तो ऐसे अगर आप सोचो तो एक से लेकर के अगर 100 तक की बात करें तो कुल कितनी अभाज्य होती है 25। और उन 25 में अगर हम लोग इन चार को निकाल दें, इन चार को निकाल दें
तो 4 निकलते ही कितना हो जाएगा 21। बट अभी देखिए एक संख्या हम लोग और सोच रहे थे जो संख्या 1 है, भाई 1 को तो हमने ड्रॉप ही कर दिया है, भाई 1 की तरफ हम जाएं, यहाँ पर 1 को हमें इसके साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर 1 को इन्वॉल्व कर दिए जैसे 22 संख्याएं हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर भाई 1 को हम छोड़ दे रहे हैं ना, भाई ऐसे टोटल देखा जाए 25, लेकिन आपको पता है 1 को हमने शामिल नहीं किया था, क्यों? भाई हम भले 1 से लेकर 100 तक जा रहे हैं और उसमें टोटल अभाज्य कितनी आ रही 25, 1 को शामिल किया आपने नहीं किया। अब ऐसे अगर कोई करना चाहे ना, इसका डिविजिबिलिटी रूल बहुत तगड़ा होता है, जैसे 2 तक 2 से जो कट जाए, मतलब अगर सोचा जाए इसका सेंस क्या बनता है, सवाल अगर थोड़ा डीपली समझिए, कह रहा है कि प्रथम 100 धनपूर्ण संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी संख्याएं ऐसी जो 2 से 3 से 5 से 7 से और 9 में से किसी एक से भी विभाज्य नहीं है। इसका मतलब वो किससे किससे विभाज्य हो सकती है इसकी भी बात नहीं कर रहा, वो विभाज्य ना होने की बात कर रहा है। किसी और से विभाज्य उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं को 4 से कटे, जरूरी नहीं को 6 से कटे, कट भी जाए तो उसको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो 4 से ही कट जाएगा वो पक्का 2 से भी कट जाएगा, जो 6 से ही कट जाएगा वो पक्का 3 से और 2 से कट ही जाएगा। तो हमको जैसे इस पर बड़ा डीपली समझना पड़ेगा। इसमें शुरुआत के जो नंबर हैं चारों अभाज्य हैं, आप समझो, और हम कह रहे हैं कि उनमें से किसी से भी भाज्य ना हो, तो 2 से ना कटे, 3 से ना कटे, 5 से ना कटे, 7 से ना कटे, भाई तो अभाज्य ही होगा ना, नहीं तो किसी ना किसी से तो कटना ही है कि उसको। आप सोचो भाई कोई नंबर आप उठा लीजिए, तो कटना जैसे अभाज्य ही तो होगा, जैसे 11 होगा नहीं कटेगा, 13 होगा नहीं कटेगा, बाकी अगर वो किसी से कट गया तो अभाज्य कहाँ होगा, भाज्य हो गया। तो हम अभाज्य संख्याओं को सोचे, मैंने कहा 25 तक टोटल अभाज्य हैं, 1 से लेकर। बट अगर हम एक की बात कर रहे हैं, भाई ये लोग 1 डिजिट के नंबर हैं, 1 डिजिट वालों में 4 लोगों को छोड़ दीजिए, 4 लोग को छोड़ दिया तो 4 हमने वैसे हटा दिया, 21 हो गया, बट हम उसमें 1 को कंसीडर नहीं किए थे, इसलिए इसका उत्तर आपको 22 देना होगा। 22 राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए बन रहा है। 5वां सवाल आपका डन होता है, करेक्ट। आइए छठवें पर, सवाल क्या कहता है पढ़िएगा। सवाल कहता है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है और लेस आर इक्वल टू कितना है 8 है। एक मान है, वैल्यू है x जो कि 8 मतलब 4 से बड़ा है या बराबर है और 8 से छोटा है या बराबर है। तो वह मान क्या हो सकता है, लेकिन उसके बारे में छोड़ दीजिए, मतलब इसके बाद भी है y ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है बट लेस आर इक्वल टू क्या है 7 है। सवाल क्या कहता है कि x प्लस वाई के महत्तम, महत्तम मतलब मैक्सिमम, जैसे आपसे क्या बोला है x प्लस वाई का जो मैक्सिमम है, ठीक है मैक्सिमम है, और x माइनस वाई का जो मिनिमम है, ठीक है x प्लस वाई का जो मैक्सिमम है और x माइनस वाई का जो मिनिमम है, उनके मानों में भाई इसके मैक्सिमम और इसके मिनिमम मानों में अनुपात क्या होगा। देखो महत्तम निकालना, मैक्सिमम निकालना इज वेरी इजी टास्क। हम सबसे बड़ी वैल्यू ले लें, भाई x का सबसे बड़ा मान 8 होगा, y का सबसे बड़ा मान 7 होगा, तो निश्चित तौर पर अगर मैक्सिमम कोई कहेगा तो इसमें बिना किसी डाउट के 8 + 7 कर दीजिए 15 आएगा। बट मिनिमम में कंफ्यूजन होगी, जैसे कोई लोग सोचेंगे जैसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कब होता है बोलिए, अगर कहीं आपके मन में आ रहा है कि इसका न्यूनतम ले लें, इसका न्यूनतम ले लें, तो ऐसे में 4 से 2 घट करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर दो 15/2 देखिए है, तो ऑप्शन में भी लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम मिनिमम कब आता है बताइए, जब सबसे बड़ी वैल्यू से, मतलब अगर देखो जैसे न्यूनतम अगर आप लोग को कैलकुलेट इसलिए लिखा है, साफ साफ पढ़िए, x माइनस वाई की न्यूनतम मतलब जो x माइनस वाई की वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, वो मिनिमम कब आएगी इसको हमको डिसाइड करना होगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हमें x की सबसे छोटी वैल्यू लेनी होगी और y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी होगी। मतलब हम मिनिमम निकालना चाहते हैं भाई। इस समूह की बात अगर करो तो अपने पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इस समूह की बात करें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कब आएगा मिनिमम बताइए आप, सबसे कम वैल्यू कब आएगी। सबसे कम वैल्यू लाना है अगर मुझे तो कैसे सोचना पड़ेगा, जैसे आप ये सोचो 4 है और 2 घटा दे तो 2 आया, ठीक है सबसे मिनिमम सबसे मिनिमम। बाकी अगर आप सोचो, जैसे अगर आप देखिए मान लीजिए मैंने 4 से 7 को घटा दिया, ठीक है 4 से 6 को घटा दिया तब भी तो आया, 4 से 5 को घटा दी सब तो एक ही आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन इस समय होता है। जैसे मिनिमम वैल्यू अगर हमें सोचना है कि मिनिमम कब आए, अब ऐसे सोचो 4 से 4 घटा दो तो 0 आ गया, समझ रहे ना, 4 से 4 घटा दो तो कितना आ गया 0 आ गया, 4 से 3 घटा दो 1 आ गया, समझ रहे ना। तो इस तरह से हम लोग को इसको समझना पड़ेगा कि इसमें मिनिमम वैल्यू कब आएगी। हमें जैसे यहाँ पर x और y की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उसको ध्यान देना है। ऐसे में देखिए अगर इसका सबसे मैक्सिमम कितना था 8 था, इसका सबसे क्या नाम है 7 था, तो इस हिसाब से अगर हमको इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करनी है तो मिनिमम वैल्यू हमको बहुत सोच समझ के उत्तर देना होगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं
कि जरूरी नहीं कि हमारा धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऐसे के लिए जो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको इसका मिनिमम चाहिए ना, तो x का मिनिमम लीजिए और y का मैक्सिमम लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली मिनिमम मिल जाएगा। मैंने अभी तक तो पॉजिटिव ही बोले, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। x में सबसे छोटा कौन है बताएं? 4 है, सबसे छोटा 4 है। हाँ, और y का सबसे बड़ा कितना है बताएं? x का सबसे छोटा कितना है? 4 है, और y का सबसे बड़ा 7 है। 4 से 7 घटेगा, -3 आएगा। तो इसका मान तो -5 आना चाहिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। 3 5 15 जो है नहीं ऑप्शन में। बहुत लोग 15/2 और इन्हीं सब चीज़ों पे लगा के आंसर चले आएंगे, तो ये कन्फ्यूजन होता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आप सही कर पाएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। मान लीजिए P और Q, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। मान लीजिए P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों प्राइम हैं। इस प्रकार है कि p² + k भी एक अभाज्य संख्या है, जो इसका सोल्यूशन आए वो भी एक अभाज्य हो, जो 30 से कम रहे, 30 से छोटा रहे, मतलब इसका जो सोल्यूशन हो 30 से छोटा हो। तो k के संभव मानों की संख्या आपको बताना है, सबसे जितने पॉसिबल वैल्यू से उनकी बात करनी है। आइए ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम बात P और Q की करें, ठीक है, P और Q की करें, हाँ P और K है, नॉट Q, P और K है। अगर दोनों की बात करें और दोनों अभाज्य हों, तो अभाज्य में तो भाई कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 7 9 11 13 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जो p² + q आए, k आए, उसका मान जो आए <30 आए। ठीक है, लेकिन दोनों अभाज्य ही रहें। तो ऐसे में हमको कुछ बातें ख्याल रखनी पड़ेगी, जैसे आपको मैं बता दूं क्या क्या हमें सोचना हो सकता है। भाई अभाज्य की बात करिए और दोनों अभाज्य हों, लेकिन दोनों का जोड़ 30 से छोटा हो, तो आप किसको किसको सोच सकते हैं? सबसे पहले p की बात करो। हम अभाज्य की बात करें तो अभाज्य की शुरुआत 2 से होती है। 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 11, ऐसे सोचते चले गए। लेकिन आप एक खुद सोच लीजिए, 2 के वर्ग का मान 4 होता है ना, तो 4 में कोई जोड़ करके 30 से छोटा हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में भी कुछ जुड़ेगा तो 30 से छोटा आ सकता है। 5 का वर्ग आपका 25 होता है, 25 में भी कुछ जोड़कर 30 से छोटा आ सकता है। लेकिन जब 7 के वर्ग की बात करिएगा तो 7 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 49 होगा, तो जो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब अगर हम p के संभावित मान की बात करें तो p का संभावित मान तो 3 ही होगा। ऑप्शन में 3 देखिए नहीं है। चलो, हमसे दरअसल p का संभावित पूछा नहीं, हमसे k का संभावित पूछा है। अब k के संभावित में पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी जैसे हम लोग सबसे पहले 2 को सोचें, ठीक है, 2 की। अगर 2 के स्क्वायर में 2 जोड़िए, 2 के स्क्वायर में 2 जोड़िए तो 4 होता है। 4 लेकिन भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो 2 को लिया, अच्छा 2 को अभी मैंने यहां से, लेकिन 3 के स्क्वायर में 2 जोड़िए। जैसे आप अगर 3 के स्क्वायर में 2 जोड़ते हैं तो 3 3 9, 9 2 11 आता है ना, ये तो अभाज्य हो गया। तो मतलब 2 को ले सकते हैं हम लोग। 3 की तरफ चले, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है बोलिए? 2 का स्क्वायर यहां लिखता हूं जैसे क्लियरिटी रहे। 2 का स्क्वायर अगर हम 3 जोड़ते हैं उसमें तो 9 4 13 हो गया। 13 छोटा है तो मतलब 3 भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। 5 को सोचा मैंने, देखिए इन्हीं 3 से सेट कर लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। 5 की तरफ गए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, 4 में 5 जोड़ा तो 9 होता है। 9 अभाज्य, उसको छोड़ दीजिए, सो 9 भाज्य, उसको छोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 5 जोड़िए तो 9 5 कितना होता है? 14, वो भी भाज्य, इसको भी छोड़ दीजिए। 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 25 में अगर हमने 5 जोड़ दिया, सॉरी 25 में अगर 3 जोड़ दिया ना, हम लोग किसको जोड़ रहे हैं? 5 को, अच्छा 5 को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो 5 के वर्ग में अगर हमने क्या कर दिया, देखिए हमने पहले चीज सोच लिया, अगर मैं 2 के स्क्वायर में 5 जोड़ूंगा तो भी आपका मान जो है एक भाज्य संख्या आएगा, क्योंकि 9 4 और 5 मिलकर 9 होता है, तो अलाउ नहीं होगा। 3 के स्क्वायर का मान 9 होता है, 9 5 14 एक भाज्य संख्या होता है, भी अलाउ नहीं करेगा। 5 का वर्ग प्लस 25, 5 का वर्ग 25 प्लस 5 30 होता है, तो 30 भी नहीं होगा, क्योंकि 30 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 5 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आइए 7 की तरफ। मैंने सोचा चलो 2 का स्क्वायर प्लस 7, 4 7 11, बिल्कुल अलाउ करेगा, 7 आ गया, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसे मैंने फिर सोचा 11, कितना सोचा? 11। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 11, 4 11 4 15, बिल्कुल नहीं मानिए, इसको खत्म करिए। 3 का स्क्वायर प्लस 11 करिए, 11 9 20 होता है, इसको भी खत्म करिए। 5 का वर्ग प्लस 11 होता है, इसको भी खत्म करिए। क्यों? क्योंकि 25 11 तो बढ़ ही जाएगा। अब नंबर आया 13 का, करेक्ट है, 13 का आया। तो 2 का स्क्वायर प्लस 13 किया, 4 13 4 17, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बस यही छोड़ दीजिए, आगे बढ़ चलिए। 13 के बाद आया 17, तो 2 का स्क्वायर प्लस 17 किया तो नहीं होगा, क्योंकि 21 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 प्लस 17 किया, ठीक है, 9 प्लस 17 किया, 17 9 26 होता है।
17 9 26, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और 5 के वर्ग में तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के अपने पास जो अवेलेबल वैल्यू है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। अब आगे जा नहीं सकते हम लोग, तो छोड़ दीजिए यहीं पर। और इसके कुल मानों की संख्या 5 आ रही है, तो 5 इसके लिए राइट सोल्यूशन है। अगर यहाँ पर हम संभावित मानों की बात करें तो किसको लेकर के संभावित मान में ऐसे चेक करना पड़ेगा, चेक करके ही हम लोग आंसर बता पाएंगे। तो 7वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से चीज कंफर्म हो गई होगी, और समझ कर चलिएगा जिससे कि क्लियर रहे, कोई दिक्कत कहीं कंफ्यूजन ना आने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल देखिए, संख्याओं के यन समुच्चय। एक संख्या देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं के यन समुच्चय मतलब समूह जिनमें प्रत्येक में केवल 3 धन पूर्णांक हैं। केवल कितने धन पूर्णांक हो? 3। मतलब संख्याओं का एक यन समुच्चय जिसमें 3 ही धन पूर्णांक हो, जिनका एलसीएम 1001 हो। एलसीएम कितना हो देखिए, ऐसे नंबर हमको लेने हैं 3, केवल 3 संख्या लेनी है जिनका एलसीएम 1001 हो, करेक्ट है। और एचसीएफ कितना हो? 1 हो, एचसीएफ उसका 1 हो। तो हमसे कह रहा है कि यन का मान क्या हो सकता है, मतलब ऐसे कितने संख्याओं का पेयर बन सकता है जिनका एलसीएम तो 1001 है, लेकिन एचसीएफ कितना हो सकता है? एचसीएफ आपका एचसीएफ 1 ही हो सकता है। अब इसके लिए जब पॉसिबिलिटी की बात करिए, देखिए पॉसिबिलिटी में सबसे पहली पॉसिबिलिटी मेरे को 11 दिख रही है, 11 से कटता नजर आ रहा है। 11 9 99, अगर हम 11 से इसको काट के देखते हैं, देखिए हम पेयर को सोचेंगे, फैक्टराइज हम पहले कर ले तो इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। 7 से भी यह संख्या कटेगी, 7 1 के 7, 3 0, 7 चौके 28, 7 त्रिक 21। फिर आप देखिए कितने से कट रहा है यहाँ पर, यह 11 से कट जाएगा, 11 1 के 11 होगा, 11 3 33। तो इसके अगर पेयर की बात करें, सबसे पहला पेयर 7 11 और 13 है। लेकिन सबसे अच्छा देखो, ये तीनों अभाज्य संख्या है, और आपने पढ़ा होगा अगर 3 अभाज्य संख्या हो, 4 हो, तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल और मासा उनका हमेशा 1 होता है। बट यहाँ पॉसिबिलिटी में और भी लोगों को पॉसिबिलिटी में रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम 11 सते 77 कर दें, क्या कर दें? 77 कर दें, और 13 रख लें और 1 कर लें, ठीक है। तब भी आप सोचो कि बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, ठीक। इसको इसके साथ कर ले, 7 को अलग कर दे तब भी बन जाएगा। इसको इसके साथ कर दे, 11 के साथ कर दे तो भी बन जाएगा। तो ऐसे जो अगर पॉसिबिलिटी की बात करा जाए तो पॉसिबिलिटी भाई तीनों को एक साथ कर ले, 1001 कर दे तब भी बन जाएगा। तो इसकी अगर टोटल पॉसिबिलिटी अगर हम लोग सोचें तो टोटल पॉसिबिलिटी इसकी काफी ज्यादा निकल करके आएंगी। 6 7 नहीं, टोटल यहाँ पर 8 से अधिक पॉसिबिलिटीज की डेवलप हो सकती हैं। संख्याओं की बात किया जाए, भाई हम जितने पॉसिबल पेयर है बना लें, सारे पॉसिबल पेयर पर सेट होगा। जैसे कैसे? 7 को हम अकेले कर दे 7 के साथ, 7 के साथ हम एक बार 11 को लेकर 13 अलग कर दे, 1 ले लें। 7 के साथ 13 को लेकर के 11 अलग कर दे, 1 कर दे। फिर हमने क्या किया, 13 को ले लिया, 11 के साथ किया, 1 कर दिया। 13 11 के साथ कर दिया, फिर हम तीनों को लेकर के हम एक साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम सारी पॉसिबिलिटी की बात करें तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 से अधिक आएंगी, जहां पर संख्याओं का एलसीएम तो 1001 रहेगा, लेकिन उनका मासा हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ऐसा सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है, आप कोशिश करेंगे तो जरूर यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है कि पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर एक 3 अंक की संख्या है। पीपीटी पी क्यू आर कोई 3 अंक की संख्या है, पीपीटी कोई 3 अंक वाली संख्या है, पीएस कोई 2 अंक की संख्या है। पी क्यू आर एस टी भिन्न शून्यतर का मतलब नॉन जीरो, मतलब वो जो जीरो ना हो, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। भिन्न शून्यतर अंक हैं। इसके अतिरिक्त इसने कहा पी क्यू आर में अगर मैं पीएस घटा दूं, क्या घटा दूं? पी क्यू आर में अगर मैं पीएस घटा दूं, समझ रहे हैं, तो हमको मिलेगा पीपीटी, पीपीटी मिलेगा। अब हमसे इसने एक बात कह दिया स्पष्ट को, जो क्यू का मान होगा वो हमेशा 3 होगा, मतलब यह वैल्यू एकदम क्लियर है, इस वैल्यू का मान 3 होगा, करेक्ट है। तो इसने एक बात और कहा है, जो टी का मान होगा वो लेस देन 6 होगा। जो टी आएगा यहाँ पर ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। अब सोचो यही सब पूछा है, आर एस के संभव मानों की संख्या बताओ कि आर एस का कितना मान पॉसिबल हो सकता है। अब आपको समझना है भाई, देखो यहाँ पर t का मान 1 कब हो सकता है, भाई हमको आर एस के संभव मानों की बात करनी है। तो आर एस के मानों के लिए अगर हम लोग चले सोचें कि 1 कब हो सकता है, बताइए। हमको इस बात का विशेष ख्याल रखना है, जैसे इसमें t के लिए स्पष्ट किया है कि t का मान हमको क्लियर कर दिया कि उसने 6 से छोटा ही होगा। आर एस के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं है, लेकिन आर एस पर भी एक बात, अच्छा इस पर भी बहुत क्लियरिटी रखनी है कि यहाँ पर जो घटेगा वही आएगा भी। अब आप सोचो कि क्या हो सकता है, जीरो हो नहीं सकता, ये भी आपको एकदम क्लियर कर दिया है। इसका मतलब पक्का यहाँ पर जब तक हासिल नहीं सेट होगा, हासिल की ही स्थिति में चीजें जाएंगी। जैसे आपको पता है ना कि आर और यस, भाई यहाँ पर एक बड़ी कंफ्यूजन है। आप देखो
जो यहाँ घटेगा वही आएगा। ये तब होता जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ऊपर क्या कहते हैं 2 होता, ऊपर 2 होता, 2 में से 1 घटता तो 1 आता, तो चलो ठीक था। लेकिन ऊपर 3 है, तो 3 में क्या घटेगा? 3 में क्या घटेगा कि वही आएगा? आप खुद सोचिए। 1 घटेगा तो 2 आएगा, 2 घटेगा तो 1 आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको आप 2 बनाओ, और 2 तभी बनेगा जब हासिल जाएगा। हासिल जाएगा तभी बनेगा। इसका मतलब मैं समझ गया कि जो यस का मान होगा आर से बड़ा होगा। यस का मान आर से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे अगर कभी यहाँ पर 7 हो, ठीक है, यहाँ 7 हो तो यहाँ पर 8 हो, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, तो ये अपना एक हासिल पकड़ा देगा। हासिल पकड़ते ही तो यहाँ 17 हो, 17 से 8 निकलेगा तो 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे बनेगा। जैसे और भी सोच लीजिए, यहाँ पर मतलब जो बड़े नंबर है यहाँ पर बड़ा ही आएगा। आरएस के ही संभव मानों की बात कर रहा है हम लोगों से। और एक बात और कंफ्यूजन है, वो भी समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक बात इसने कहा कि ये जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ भी रहेगी, वही वैल्यू यहाँ भी रहेगी। तो इस सब बातों को एकदम क्लियर करके चलिए, जिससे कि ये कंफर्म रहे, इसमें डाउट बनने की स्थिति ना रहे। तो हम लोग इसके लिए क्या क्या सोच सकते हैं, कितनों के लिए सोच सकते हैं, इस पर हमको प्लान करना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझो, जैसे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमने कहा ना कि यहाँ जो रहेगा वही यहाँ भी जाएगा। यहाँ पर जैसे 1 की गुंजाइश तो नहीं बन सकती, ना तो 1 की बन सकती है, ना ही 3 की बन सकती है, विषम नहीं हो सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसका कारण क्या है कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जैसे जो भी बनेगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 रख दिया और यहाँ नीचे 2 रख दिया हमने, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा? अपने से एक हासिल माँगेगा इससे, और हासिल माँगेगा तो 2 हो जाएगा, और इसका मतलब P का मान तो कन्फर्म हो गया कि 1 ही होगा। इसका मतलब यह भी आपका 1 ही होगा और यह भी 1 ही होगा। यह स्पष्ट हो गया है। इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, केवल एक ही चाहे। P अगर हमसे पूछता तो हम कहते 1 होगा। अब RS में जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पर मैंने कितना रख दिया? भाई यहाँ पर आप कुछ भी रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि वैल्यू T ही आए। तो वैल्यू कितना घट कर आए ये भी सोचिए। 1 आने की स्थिति बन सकती है, आप खुद सोचिए। 11 से 2 घटेगा तो 9 आएगा, ठीक है? 11 से 2 घटेगा तो 9 आएगा। 11 से 3 घटेगा तो 8 आएगा। 11 से आपका जो है 4 घटेगा तो 7 आएगा। 11 से अगर 5 घटेगा तो 6 आएगा, 6 ले नहीं सकते। 11 से 6 घटेगा तो 5 आएगा, और 11 से 4 घटेगा, 11 से आपका 7 घटेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 11 से 7 घटेगा 4 आएगा। 11 से अगर 8 घटेगा 3 आएगा। आप सोचिए 11 से अगर हम अब यहाँ पर जैसे 8 रख दिया हमने, यस की जगह पे 11 से 8 घटा तो 3 आया। 11 से 9 घटा तो 2 आया, ठीक है? 11 से 9 घटा तो कितना आया? 2 आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम जैसे इसकी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितने लोगों को रख सकते हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ 11 से 9 घटा तो कितना आया? 2 आया। और ऐसे ही अगर हम लोग 11 से अब तो और घटा नहीं सकते, तो कुल मिला के 1 को छोड़ दीजिए, 3 को ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस स्थिति में इसके कुल मानों की संख्या यहाँ पर कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 4 मान इसके संभव आपके सामने बन रहे हैं, जो आपने देख ही लिया होगा। मैंने कंफर्म किया कि भाई अगर 1 रख दिया तो 11 होगा, इसका एक हासिल लेकर के। अब उस आधार पर सारी पॉसिबिलिटी बनती चली कि 1 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल को तो एकदम ओरल आप कर सकते हो। जैसे क्या कह रहा है सवाल में? क्वेश्चन कहा है कि 7 गुणे 24, 7 गुणे 24 से गुणा मतलब स्टार लगा है, बराबर 25 है, ठीक है? 12 गुणे 16 बराबर आपका 20 है, और 16 गुणे 63, 16 गुणे 63 बराबर आपका कितना होगा ये बताना है। अगर सोचो तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है कि 24 का वर्ग और 7 का वर्ग, 576 और 7 625 बिल्कुल पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। 12 का वर्ग 16 का वर्ग 20 के वर्ग के बराबर, ऐसे 16 का और 63 का वर्ग का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऐसे भी देख लीजिए आपके सामने, जैसे 6 3 18, जैसे इस हिसाब से नहीं जा सकते। जैसे 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग और जो है आपको 63 का वर्ग, इस हिसाब से अगर चलेंगे ना तो 16 का वर्ग आपका 256 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 के वर्ग के अंत में 3 3 9, 9 6 15 होता है, तो इस हिसाब से 65 आएगा। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए कितना होगा? 65, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है कि 16 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 16 का स्क्वायर, हाँ आप इसको ट्राई करते हैं, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया भी है। 63 का स्क्वायर बराबर आपका 65 का स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन आपका सी आ जाएगा। 65 यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से हो रहा है, जो हम लोग पाइथागोरस का नियम पढ़ते हैं उसी आधार पर एक पैटर्न उसने दे रखा है, और कुछ खास इस सवाल में नहीं था, ठीक है? अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण कच्चे तेल की प्राइस बढ़ जाती है जब, तो पेट्रोल की कीमतें भी 10% तक बढ़ जाती हैं, करेक्ट है?
कीमत वृद्धि से पहले जब प्राइस नहीं बढ़ी थी तो पेट्रोल का दाम था 90 रुपए प्रति लीटर, करेक्ट। कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से 2200 किलोमीटर की यात्रा हर महीने किया करता है, ठीक है, प्रतिमाह लिखा भी है। और उसकी कार जो है 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी देती है। यदि वह अपना खर्च पिछले स्तर पर बनाए रखना चाहता है, जितना वो पहले खर्च करता था उतना ही अब भी खर्च करना चाहता है, तो उसे अपनी यात्रा को कितने किलोमीटर कम करना चाहिए। इसमें देखिए कुछ अननेसेसरी बातें लिखी हैं। ऐसे सवाल याद करिए जब हम तुलना वाले सवाल करवाते हैं, कहते हैं नहीं कोई वस्तु की प्राइस अगर कुछ परसेंटेज बढ़ गई तो व्यक्ति को अपनी आवश्यकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च पूर्ववत बना रहे, जो पहले खर्च होता था वही खर्च अब भी बना रहे। अब यहाँ पर दो चीजें अननेसेसरी हैं, जैसे कि 90 रुपए प्रति लीटर जो उसकी जो पेट्रोल की प्राइस थी, क्योंकि प्राइस तो पूछा नहीं सवाल, प्राइस क्या बढ़कर हो जाएगी ऐसा पूछता तब तो उसकी आवश्यकता थी। दूसरा, उसके माइलेज से भी कोई मतलब नहीं है कि माइलेज घटाने बढ़ाने से कोई अर्थ है। केवल इसमें उपयोग दो चीजों का है कि प्राइस बढ़ी है और उसकी वजह से उसे अपने यात्रा में कुछ कमी करनी होगी जिससे कि खर्च वही बना रहे। हम लोग को यहाँ पर दो चीज इसको ध्यान देना होगा। जैसे हम एक चीज समझते हैं कि जब रेट बढ़ता है, जब दाम किसी वस्तु का बढ़ता है तो हम उतने ही पैसे में अब कम सामान खरीद पाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो दाम होता है और मात्रा एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपने देखा कि यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा बताइए, 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अर्थात प्राइस जो थी वो 10 से 1 बढ़ करके 11 हो गई। ये प्राइस है, ये तो रेट है। रेट से हम उसका उपयोग समझें तो उपयोग उल्टा हो जाएगा, यूज जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, वह 11 से 10 हो जाएगा। अब सोचिए पहले आप कितने किलोमीटर चलते थे, 2200, ठीक है, 11 की तुलना आप 2200 से कर दीजिए। अब कितने किलोमीटर चलेंगे, अब कितने किलोमीटर आप चलोगे बताइए। आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत नहीं, हालांकि चलने को निकाल सकते कि 11 का मान अगर 2200 के बराबर है तो 10 का मान 2000 के बराबर हो जाएगा। तुलना करिए, 11 दूना 22, 200 हो गया, 200 को 10 से गुणा करिए 2000। तो पहले चलते थे 2200 किलोमीटर, अब चलना पड़ेगा 2000 किलोमीटर। मतलब कितने किलोमीटर कम चलना होगा, 200। या ऐसे भी कर सकते थे कि 11 का मान अगर 2200 है तो आपको अपनी यात्रा में कमी करनी होगी, मतलब 11 से 10 करना होगा, अर्थात एक का मान जो होगा 11 दूना 22, 200 ही होगा। अर्थात 200 किलोमीटर अब हमें कम यात्रा करनी होगी। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 12वां, कोई 4 अंकों की संख्या यह इस प्रकार है कि उसे 3 से 5 से 6 से 9 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 4 7 शेषफल आता है। लगभग हर सवाल ये एग्जाम मतलब लगभग हर एग्जाम में सवाल पूछता है। तो आप ऐसे समझो कि एक नंबर आपसे पूछा है, उस नंबर को अगर मैंने किससे भाग किया, 3 से, 5 से, 6 से और 9 से, करेक्ट। इससे भाग देने पर शेषफल, इससे भाग देने पर शेषफल, इससे भाग देने पर शेषफल और इससे भाग देने पर शेषफल, करेक्ट है। ये भाजक है, क्या है, ये भाजक है और यह शेषफल है, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, इनका अंतर, इनका क्या अंतर, अंतर देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डिविजिबिलिटी पर जा सकते हैं इस सवाल को पढ़ने के लिए। 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 1। 5 से भाग देने पर 3, 6 से भाग देने पर 4 और 9 से भाग देने पर 7। इनका अंतर देखिए कितना है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, अंतर समान रहता है। मुझे एक नंबर ऐसा चाहिए जिसको मैं जब 3 से भाग करूं तो 1 शेषफल आए, 5 से करूं तो 3 आए, 6 से करूं तो 4 आए, 9 से करूं तो 7। नियम क्या होता है पता है, इनका आपको एलसीएम लेना होता है, क्या, एलसीएम। और एलसीएम में हमको जोड़ना नहीं है क्योंकि सबके शेषफल अलग अलग है, हम समान अंतर को घटा देते हैं। जो समान अंतर है 2 घटा हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वह 2 घटा हुआ है। अगर 2 घटा है तो प्रत्येक में 2 जोड़ करके हम डिविजिबिलिटी पर जा सकते हैं। अगर हम सब में 2 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 1070, यह हो जाएगा 1074 और यह एक हो जाएगा 1080, करेक्ट है। और यह हो जाएगा 1084। अब इसमें से कौन सी संख्या जो प्रत्येक से कटेगी, मतलब 3, 5 और 6 और 9 से। अगर 9 से कोई संख्या कटती है तो उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है। 7 1 8 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, 8 4 12 1 13 होगा। केवल एक ही नंबर है 1080 जो 9 से कटेगा, इसका मतलब 1078 यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पर सेट हो जाएगा। अगर आप इसको प्रत्येक से भाग करिए तो शेषफल देखिए जैसे जैसे मैं बोला हूं वैसे वैसे आपको शेषफल देखने को मिलेगा। राइट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे बढ़ते चले गए और 999 है कि गुणन में इकाई का अंक क्या होगा। अब आप एक चीज दिमाग में रखो कि यहाँ पर बीच में एक क्या है, आपके सामने एक नंबर है
जो कि 5 है। बेसिकली और भी नंबर मिलेंगे क्योंकि यह ऑड टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो विषम में आगे 15 भी होगा, 25 भी होगा। हम लोग जब इस प्रकार के नंबर का प्रोडक्ट करते हैं ऐसे सीरीज का, तो हम गुणनफल को करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं क्या कोई संख्या 5 से कट रही है। अगर कोई संख्या 5 से कटे तो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि 5 का गुणा जब कभी हम ऑड के साथ करते हैं, विषम के साथ, तो हमेशा अंत में, एंड में, यूनिट में 5 ही आता है। और सारे नंबर ऑड ही है, 5 खुद भी ऑड है, तो 5 का गुणा हम विषम से कर रहे हैं तो अंत में 5 आना तय है। इसलिए इसका उत्तर 5 होगा। अगर यहीं पर बीच में कोई भी एक सम संख्या हो जाती तो 5 का गुणा जैसे ही आप सम के साथ करते, इवन के साथ करते हैं, तो रिजल्ट अंत में 0 दे देता है। हालांकि 0 ऑप्शन में था नहीं, तो कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिएगा ऐसे सवालों को लेकर के। इसका उत्तर 5 आएगा, राइट सोल्यूशन कहलाएगा। 13वां सवाल डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन पूर्णांक संख्या है या धनपूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर है के रूप में, जहां p, q और r n के भिन्न गुणनखंड है, व्यक्त किया जा सकता है, इसके रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। 50 से कम कितनी संख्याओं में यह गुण होता है? आइए ट्राई कर दे। अपने पास एक n है, n 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है, p है प्लस q है प्लस r है, और ये कहा गया कि इसको, इसके जो इसकी वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए जो तीनों टर्म है ना, ये तीनों इसके गुणनखंड होने चाहिए। देखिए लिखा होगा पी क्यू आर भिन्न गुणनखंड है। ऐसी पॉसिबिलिटी केवल एक ही नंबर में होती है, वो होती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के बारे में आपको बता दूं, एक ऐसा नंबर होता है जो अपने उसके जो फैक्टर होते हैं, जैसे फैक्टर पी है, क्यू है, आर है, इन सभी फैक्टर का जोड़ उस संख्या के बराबर होता है अपने को छोड़कर। जैसे आपका 6 है, जैसे 6 है मान लीजिए, तो 6 के गुणनखंड में 1 है, 2 है, 3 है, 6 भी होता है, बट 6 को छोड़ दिया जाए तो इनको जोड़िए तो कितना बराबर हो गया? 6 हो गया। अब इस प्रकार से हमें इसी तरह की पॉसिबिलिटी चाहिए, लेकिन 50 से कम चाहिए। तो अगला नंबर क्या होगा? 6 दूना 12। 12 के साथ भी सेम कंडीशन होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 भी होगा। जोड़िए 6 4 10। यहाँ पर अगर हम लोग टोटल जोड़ देते हैं, जैसे हम लोग 12 की बात करते हैं, अगर इसको भी हम 3 रूपों में ब्रेक करें, एक है, ठीक है, एक है, अगर हम 12 के जैसे हम इसको भी ऐसे, जैसे कि 2 से गुणा किया तो इसको भी 1 से गुणा किया, इसको 4 किया, इसको 6 किया, सॉरी 2 से गुणा करिए, ये 2 हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6, 6 4 10, 2 12। देखिए हो गया। ऐसे 3 से कर दीजिए, अगर 3 से किया तो प्रत्येक में 3 से किया तो 18 हो गया। तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसमें भी देखिए 18 हो गया। ऐसे 4 से करिए, 5 से करिए, ऐसे 6 8 48, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते। तो कुल मिला के ऐसे 8 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो 8 इसके लिए राइट सोल्यूशन, क्योंकि 48 तक सेम स्थिति आपके सामने बन सकती है, बाकी नहीं हो सकती। अभी जैसे 6 पर हो गया, 12 पर हो जाएगा, 18 पर हो जाएगा, 24 पर हो जाएगा, 6 पंचे 30 पर होगा, 36 पर होगा, 42 पर और 48 पर। इस प्रकार से राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं पी क्यू और आर, प्रत्येक 20 से कम है। इस प्रकार है कि p माइनस क्यू बराबर q माइनस आर है, तो p प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान हो सकते हैं? ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो p है, दूसरा q है और तीसरा r है। ये तीनों कह रहे हैं कि प्रत्येक मामले प्रत्येक 20 से कम है, अर्थात 3 की तीनों संख्याएं 20 से कम है। तो इसमें सवाल कह रहा है कि p माइनस क्यू बराबर, अच्छा देखिए कैसे होता है, ये तभी पॉसिबल होता है, जैसे ये स्थिति जो आपको बताया जा रहा है कि p माइनस क्यू, जैसे आपने एक श्रेणी सुनी होगी समांतर, जिसको कहते हैं AP। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर एक नंबर आपका A है, एक B है, एक C है, अगर B माइनस A बराबर C माइनस B हो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाने पर जो डिफरेंस है अगर बराबर है, तो यह श्रेणी समांतर होती है। और इस समय अगर आप ये समझे, जो B होता है ना, इनका मध्यमान होता है, अर्थात औसत भी कहलाता है। अर्थात हम B बराबर क्या लिख सकते हैं पता है? A प्लस C बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब सवाल भी हमसे कह रहा है क्या कि P माइनस क्यू बराबर Q माइनस R है। Q माइनस क्या है? R है, यही लिखा है ना। जिसका मतलब सोचो कि आपसे क्या मतलब, कौन किसको घटा रहा है। जैसे अब देख रहा हूं कि यहाँ पर एक बार P Q से घट रहा है, P Q से घट रहा है और Q R को घटा रहा है। दोनों परिस्थितियों में दोनों वैल्यू बराबर है। तो मैं अगर यहाँ पर Q को कर दूं, यहाँ पर P कर दूं, या हम ऐसे कर देते हैं जिससे सेकंड से फर्स्ट घटे तो ज्यादा बेहतर। या आप एक चीज समझो, अगर हम दोनों तरफ माइनस लगा दें तो कितना हो जाएगा पता है? ये Q माइनस P हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है? R माइनस Q हो जाएगा। इसका मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पर बीच में कौन आ जाएगा? बीच में Q आ जाएगा, यहाँ पर P है और यहाँ पर कौन है? R है। Q माइनस P बराबर R माइनस Q, एक ही चीज हो गई। और इस तरह से यहाँ पर स्थिति इसकी बन गई। समांतर श्रेणी की बात है। कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याएं थी, 3 की तीनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य भी होनी चाहिए। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इस संख्याओं का, ये संख्याएं जो प्रत्येक होंगी 20 से कम होंगी। अब 20 से कम कितनी संख्याएं होती है अभाज्य? आप सोचो, 2 होता है,
3 होता है, ऐसा थोड़ा स्पेस लेकर लिखते हैं तभी ये पॉसिबिलिटी सेट होगी। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा ना। इतने तो अभाज्य होते भी हैं। हम लोग को जैसे डिफरेंस में एक चीज और ध्यान देना है कि जो बीच का मान होगा इन दोनों के जोड़ का दूना होगा। ये देखिए जैसे पीछे लिखा मैंने कि बीच का मान इन दोनों के जोड़ का दूना होगा। जैसे आप पेयर की बात करो, इनकी पेयर अगर सोचे जैसे 3, तो भाई इन दोनों के साथ सेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये देखो यहाँ पर 3 5 और मतलब जैसे अलग अलग जो कंडीशंस हम लोग के सामने बनकर आएंगी उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि 3 5 7, अब इसको सोचिए यहाँ पर देखिए 7 3 10, 5 2 10, एक पेयर यही हो जाएगा, 3 5 7 हो गया, 3 5 7 हो गया। ऐसे अगर इसकी बात करें 7 11 13, 7 11 13 नहीं होगा क्योंकि 7 से 4 घटेगा, 11 से 2 जुड़ेगा। और देखिए 11 मतलब यहाँ पर 7 4 11 और 11 11 कितना हो जाएगा, 11 से 6 जुड़ता है ना, 5 6 11, 5 11 और 11 6 17, 5 आपका 11 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए एक पेयर बन गया। ऐसे हम लोग पेयर अगर बना रहे हैं तो और भी पेयर की पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ रही है। देखिए हम लोग इस तरह से इसको बना बना के सोचना हमें पड़ेगा। क्यों सोचना, मैं तो ऐसे देख रहा था कि हम जैसे 11 है तो 11 दूना 22, 17 5 क्या होता है 22, 5 दूना 10, 7 3 क्या होता है 10। ऐसे आपको और कितने नजर आ रहे हैं, जैसे और देख लीजिएगा, हम सबका डबल करके देख लेना, ऐसे कौन है जिनका जोड़ सबके डबल के बराबर है। जैसे देखिए अगर हम 3 सोचे, 3 दूना 6, भाई 2 के लिए सोचना ही बंद कर दे क्योंकि 2 से छोटा तो कोई है नहीं। तो हम अगर 3 की बात करें, 3 दूना 6, क्या किसी का जोड़ 6 के बराबर है, नहीं। 5 की बात करें, 5 दूना 10, अब सोच लो किसका किसका जोड़ 10 के बराबर है। एक तो 3 7 का जोड़ 10 के बराबर है, बाकी और किसी का नहीं है, तो इसका एक पेयर हो गया। 7 दूना 14, अब देखिए किसका किसका जोड़ 14 हो सकता है, सोचिएगा। 3 और 11 का जोड़ 14 हो सकता है, बोली हो सकता है ना, यस। 11 3 14 और 7 दूना 14 होता है। तो एक तो पेयर आपका 3 11, 3 7 और कितना हो गया 11। देखिए 7 से 3 कितना डिफरेंस है, 4 का, 7 4 का। देखिए ऐसे सोचना सही रहेगा। 11 दूना 22, 22 की बात करो, 22 किसके किसके जोड़ के बराबर हो सकता है, सोच लीजिए आप लोग खुद ही। जैसे देखिए 22 किसके किसके जोड़ के बराबर हो सकता है, आप खुद ही देखेंगे समझ में आएगा। 13 ले लिया, 13 7 20 होता है, 13 5 18 होता है, 13 3 17, 17 5 22, 17 5 कितना होता है 22, इसलिए देखिए 5 11 17 अपने पास है भी। इसके बाद देखिए 13 दूना कितना होता है 26, 26 सोचिए किसके साथ हो सकता है 26, 17 11, 17 नहीं 17 और 26, 17 के साथ अगर हम किसको जोड़ते हैं कि 26 हो जाए, 26 की पॉसिबिलिटी आप लोग ट्राई करिए। हमने जैसे कहा ना कि दोनों का जोड़ इनके गुणे इनके वर्ग के इनके डबल के बराबर हो, तो 26 की और कंडीशन देख लीजिए आपके सामने कहाँ पे हो रही है। 17 5 22 होता है, 17 3 20, 17 2 19 होता है, और 13 है तो भाई 13 के ऊपर ही अगला नंबर होना चाहिए, ये भी हम लोग को समझना है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी जितनी बन सकती है उतना हम लोग को यहाँ पर ट्राई करना है और उसी आधार पे हम लोग को उत्तर देना है। अब आप खुद सोचो किसके साथ, और यहाँ पर 17 मतलब 26 कहाँ पे आ सकता है, 26 जहां पे आ जाए, 17 11 क्या होता है, 17 10 27, एक 28 हो जाएगा, नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। 17 का 7 24 होता है, तो मेरे ख्याल से जितने पेयर हम लोग बना सकते हैं वो हम लोग बनाने की स्थिति में हैं, और लगभग लगभग ये पेयर आपके देखिए बन भी जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। और एक पेयर और मेरे ख्याल से 4 पेयर यहाँ टोटल बनना चाहिए, 4 पेयर बनेगा, एक पेयर और ऐसी कोई कंडीशंस आपके सामने आएगी। 17 3 20 ना हम लोग को चाहिए, 17 5 22, 26 ठीक तो हो गया। तो यहाँ पर 26 के साथ अगर देख लीजिए किसका बन रहा है, 26 के साथ जिसका, भाई 17 के साथ हम लोग कितना जोड़े, 17 9 26 होता है, 9 तो कहीं है नहीं, ठीक है 9 कहीं है नहीं, तो कहीं भी ऐसे गुंजाइश में हमारे सामने देखिए 4 कंडीशन टोटल आ रही हैं, 4 कंडीशन पर हम लोग यहाँ पर फिट कर रहे हैं, तो यही स्थिति होती है, इसका करने का सबसे बेहतर तरीका होता है जो आपने यहाँ पर किया। 4 कंडीशन यहाँ पर टोटल ऐसी बनेगी जो पेयर्स के हिसाब से है, जैसे 3 5 7 हो गया, मैंने किया था 3 5 7 किया, 3 7 11 हो गया, 7 11 19 हो गया, 7 11 19 मैंने नहीं लिखा था, यही एक से एक छोड़ दिया था ना, 7 11, भाई 26 का नहीं बन रहा है कोई, 7 11 19, 11 दूना 22, 19 7 यहाँ पर, हाँ 19 7 26 होता है जो आप कर रहे हैं। 7 13 आपके साथ क्या होगा, एक नंबर हम यहाँ छोड़े थे ना, इसकी वजह से मिस्टेक हुआ था, 7 13 आपका 19 होगा ना, 19 7 26, 13 दूना 26, इसीलिए तो मिस कर रहा था, यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए था। तो 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने है, 4 कंडीशंस टोटल बनेगी, इस प्रकार से इसको जनरेट कर सकते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर के कितने मान संभव होंगे, जो कि 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R बराबर क्या बना दे, बताइए 1 बना दे। देखिए ए पॉसिबिलिटी, अच्छा इसमें एक चीज इसने बताया कि जहां P Q R धन पूर्ण तो है, मतलब धन पूर्णांक संख्याएं हैं,
संतुष्ट, उनको भिन्न भिन्न आवश्यक मतलब होना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो तीनों अलग अलग हों, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम देखो, जैसे हम 1 बटा क्या लिख दे 3, 1/3, 1/3, पर तीनों को हमने बराबर ले लिया। अब दो मतलब 3 बार 3 हुआ तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग PQR तीनों को 3 ले सकते हैं। इसके अलावा सोच लीजिए 1/2 है, 1/4 है, 1/4 है, प्लस 1 बटा क्या कर दें, जैसे 1/4 है और 1/4, 1/4, 1/4, 1/2 हो जाएगा और ये भी जुड़कर 1 हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी एक बन सकती है ना। ऐसे और देख लीजिए, और कितने के साथ बन सकती है, जैसे हम लोग 1/3, 1/3 के साथ जा सकते हैं। हम 1/6 को भी सोच सकते हैं। हाँ, 1/6 है, 1/3 है और 1/2 है, ये भी आपका जुड़कर 1 बन सकता है। तो इसके 3 केवल ऐसे पेयर पॉसिबल हो सकते हैं और मेरे ख्याल से और नहीं हो सकता है, केवल 3 पेयर पॉसिबल, क्योंकि जुड़कर 1 भी आना है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग इसको 3 सोच सकते हैं। अब इसमें भी देखिए आपका 1/3 और एक बेसिकली आपका एक प्रकार से 1/3 का भी आधा है। इन दोनों को जोड़ा तो ये आपके पास से 50 हो जाएगा, 50% मतलब 1/2 हो जाएगा और ये आपके सामने कितना है 1/2, जुड़ करके आधा 1 हो जाएगा। सवाल 17 नंबर देखिए क्या कहता है। 17 कहता है कि टीम एक्स ने 20 ओवर में कुछ n रन बनाए। कितने रन बनाए? n। टीम वाई ने 10% कम ओवर में बराबर स्कोर बना लिया। अरे भगवान 20 ओवर में जैसे कोई T20 होता है, तो एक टीम है जिसका नाम एक्स है। टीम का नाम क्या है बताएं? एक्स। उसने क्या किया, 20 ओवर खेला, 20 ओवर में उसने n रन बनाए टोटल। अब प्रति ओवर कितने रन बनाए होंगे, n/20 आप कर सकते हैं। लेकिन अगली जो टीम वाई है उसकी कहानी अलग हो गई। उसने क्या किया, 10% कम ओवर खेला। 10% अगर हम कम कर देते हैं तो 2 ओवर कम खेला होगा, 18 ओवर खेला होगा। और वाई भी जैसे इसने बताया कि 10% कम ओवर में भी बराबर स्कोर बना लिया, मतलब ये CN को बना लिया। अगर हम कुल रनों की बात करें तो BCN बराबर 18 n इसमें कर सकते हैं। भाई इसकी ओवर गति ज्यादा है एक तरह से, मतलब ज्यादा रन हर ओवर में इसने बनाए। अब सवाल कहता है कि अ, यदि औसतन दर, टीम वाई की बात कर रहा है, वाई की जो औसतन दर है, जैसे अभी औसतन दर कैसे निकलेगी बताइए, n/18, हर ओवर में इसने कितने रन बनाए, n/18 बनाए। भाई अगर हम इसकी औसतन रन बताएं तो n/18 है, एक ओवर में n/18 रन बना है। इसने कहा अगर इसको 50% बढ़ा लेते हैं, इसको 50% बढ़ा लेते हैं, तो हम 3/2 कर दें इसको, 3×6 = 18, 6×2 = 12, n/12 कर दें, मतलब हर ओवर में n/12 रन बनाए। तो कह रहा है 12 ओवर में ही जीत जाए। तो 12 ओवर में जीतने का मतलब 12 से गुणा कर दें, मतलब n रन टोटल क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि टीम एक्स द्वारा कितने रन। भाई इस कंडीशन पे तो नहीं बना सकते हो आप ना, कि बना सकते हो, पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, एकदम नहीं हो पाएगा। अब हमको अगर रनों की संख्या कैसे हम इसके साथ मैच करा दें, क्या 20n बराबर n कर दें? पॉसिबल नहीं है। 20n बराबर हम n कर दें, कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर आप जैसे इसके ओवर अलग हो जा रहे हैं, इसके रन औसत अलग हो जा रहे हैं, ये अलग बात है कि रन उतने ही बन रहे हैं। तो आपको 72, 144 से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोचोगे भी ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मान भी कि चलो ऑप्शन के हिसाब से कि चलो हम 72 रन बोल लेते हैं या हम 144 ले लेते हैं, हमें 216 बिल्कुल सेट नहीं हो पाएगा। जिसका उत्तर निर्धारित नहीं हो पाएगा। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन होगा। किसी वस्तु की कीमत P पहले k% बढ़ाई गई, फिर k% घटाई गई, फिर से k% बढ़ाई गई, फिर k% घटाई गई। नई कीमत अगर Q है तो भाई एकदम सतत नियम लग रहा है, बट सतत का जो हम लोग फ्रैक्शनल नियम लगाते हैं उसको मत लगाइए। ऐसे सोचिए पहले P था, तो P में अगर हमने कहा सबसे पहले k% बढ़ा है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वृद्धि हुई है वो 2 बार हुई है। ये देखिए कहाँ गया, फिर से k% बढ़ाया गया। और कमी भी आप देख रहे हैं 2 ही बार हुई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, हम लिख सकते हैं P1 - k/100 टू द पावर कितना कर दें, 2, 2 बार वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, 1 - k/100 टू द पावर कितना कर दिया, 2, बराबर यह कितना हो गया, Q, बराबर क्या हो गया, Q। यही तो बोला है। अब इसी को हमें रिलेट करना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आंसर नहीं देगी। आइए समझते हैं। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों E+ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बेसिस हैं, बट पावर तो एक है ना। अगर पावर सेम है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, P एक ब्रैकेट में जाओ, लिखो 1 + k/100 इंटू 1 - k/100, ठीक है, टू द पावर बोलिए कितना हो जाएगा, 2। भाई दोनों का पावर कंप्लीट पावर 2 लगा दीजिए। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं सोचिए, P, अच्छा K सामने Q है, देखिए P रखिए यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं 100 + k/100, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 100 - k/100, ठीक, ये होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना कर दें, Q। करेक्ट है। अब सुनिए P रहने देते हैं,
यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस के 100। अब देखो आप समझो खुद, अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर होगा, माइनस कितना होगा, के स्क्वायर होगा, बटे यहाँ पर 100 गुणे 100 10,000 हो जाता है, तो 10,000 मतलब 10 की पावर 4 होगा, और यहाँ पर पावर 2 है, बराबर क्यू कर दीजिए। अब सुनिए अब सुनिए क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको P, देखो यहाँ रिलेशन पर जाइए, P और ऊपर के ब्रैकेट की बात अगर करिए तो कितना है 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, और इसके भी पावर हम कितना लगा दें, होल स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर तो लगा ही लगा है, और यहाँ पर आपके सामने 10 की पावर 4 जो है इसका भी जब होल होगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 होगा, ठीक है, 10 की पावर 8 होगा, और इसको बराबर हम कितना लिख सकते हैं, क्यू। क्लियर। अब इसको इधर लेकर चले जाइए तो P हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की होल पावर 2 बराबर कितना होगा, Q इंटू 10 की पावर 8 होगा। तो ये आपके सामने कितना हो गया, पहले ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट आंसर दिख रहा है, पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन आ रहा है, आप लोग लिख लीजिए। बढ़िया सवाल, देखिए इस तरह के पैटर्न सवाल मिल जाए, सवाल का हमको जैसे न्यूमेरिकल भी नहीं करना है लेकिन फिर भी उत्तर बन रहा है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए। बन रहे हैं ऐसे लेटेस्ट सवाल तो आपको इन सवालों पर बिल्कुल अप्रोच करना पड़ेगा आगे की परीक्षाओं के लिए। आगे इन पर देखिए, इन सवालों की कहानी क्या है भाई। एक प्रश्न दिया गया है, पढ़ते हैं, जिसके बाद दो कथन है, मतलब कथन 1 है, कथन 2 है, उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार करना है, करूंगा बिल्कुल करते हैं। कहता है, सवाल कहता है, पढ़ो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4p क्यू कहाँ लगता है पता है, a प्लस, जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, विविक्तिकर वाला जो नियम होता है, बेसिकली ये फार्मूला भी है, अगर आप सोचो फार्मूला किसका है बोलिए, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये फार्मूला कहाँ लगता है, एक सेकेंड, यहाँ 4 है ना, ये है आपका जो है, अगर जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ना, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अगर 4p क्यू कर दीजिए तो इसी के बराबर हो जाता है। सवाल कहता है, इसके बारे में इतना हमने स्पष्ट कर दिया, पी क्यू धन पूर्णांक है, धनात्मक है। इसने हमसे कहा ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब p लेस देन क्यू हो, जबकि p ग्रेटर देन क्यू हो। एक बात आप समझो, इस बात को आपको बता दूं कि इसका मान ही, जो मान आपने कैलकुलेट किया भाई, ये स्पष्ट आप देखो कि जो p प्लस क्यू है, अगर होल स्क्वायर लिखा हूं, माइनस 4p क्यू है, माइनस 4p क्यू है, ये किसके बराबर है, ये p माइनस क्यू के होल स्क्वायर के बराबर है, समझ रहे हैं। तो स्पष्ट बात है, समझो कि अगर हम कोई भी p और q रख दें, चाहे कुछ भी, छोटा बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नेगेटिव तो नहीं, कोई भी पॉजिटिव, मतलब अगर हम 2 से 3 भी रख दें, 5 और 4 लिख दें, 5 और 3 रख दें, कुछ का भी वर्क करिएगा तो मान तो धनात्मक ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब रख दें, जैसे एक होता नहीं कि किसी भी, चाहे जो भी वैल्यू रहे, यन अगर आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर यन है तो इसका वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब सवाल हमसे कहता है कि इन दोनों का धन पूर्णांक अगर ये मान धनात्मक है तो क्या p को छोटा होना चाहिए क्यू से, क्या p के बड़ा होना चाहिए क्यू से। मैं आपको बताऊं, हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन पर यह आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा, चाहे आप छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, भाई नेगेटिव तो ले नहीं पाएंगे, लेना तो छोटा बड़ा ही है। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं, यहाँ 3 रख दूं और माइनस 4p क्यू कर दूं, तो बात तो वही आएगी, चाहे 3 पहले रख दे चाहे 2 बाद में रख दे। तो बात यहाँ, इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों से किसी एक के अकेले उपयोग पर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग नहीं दिया, ये गलत बात है, क्योंकि दोनों अप्लाइड होंगे। समझिएगा, कंडीशन जो दे रहा है उसको पढ़ते चलिए। अगला, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में किसी का भी अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। अब हाँ, कर तो सकते हैं, समझ रहे हैं। अब ये, लेकिन इसकी और पूरी वर्डिंग पढ़िए, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके, एक साथ की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं आपको डी ऑप्शन पे ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें लिखा है इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग अगर ना भी करो तब भी दिया जा सकता है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर इसका सोल्यूशन आपको देंगे, और आपको भी इसी आंसर को ही सही उत्तर मानना चाहिए जो डी ऑप्शन है। अगले सवाल पर आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए इसको, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक T20 क्रिकेट मैच है, 3 खिलाड़ी जिसमें एक एक्स है, वाई और जेड है, ने कुल 37 रन बनाए। तीनों ने मिल करके एक्स वाई जेड ने कितने रन बनाए बताइए, 37। एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, बराबर कितना रन बनाया, 37। करेक्ट है। एक्स द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का वाई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से अनुपात वाई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का जेड द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के अनुपात के बराबर है। समझिए, देखिए कुछ ऐसी स्थिति है, स्थिति कुछ ऐसे है भाई कि स्पष्ट कर दो भाई, तीनों का जोड़ हमको पता है,
अनुपात की बात करिए। इसने कहा कि x और y का जो अनुपात है बराबर किसके है पता है? x द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात y के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात और y द्वारा बनाए गए z के द्वारा, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि x बटा वाई बराबर y बटा z, अर्थात मैं ये भी लिख सकता हूं y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। करेक्ट है। तो कह रहा है कि इसमें जो है, अब उस कंडीशन को पढ़िए। ये अब जैसे इसमें कहा है कि मात्रा 1 x द्वारा बनाए गए रन, मात्रा 2 y द्वारा बनाए गए रन, मात्रा 3 z द्वारा बनाए गए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? मतलब इसने कहा कि मात्रा 1 में x द्वारा बनाया गया रन, y द्वारा बनाया गया रन, z द्वारा बनाया गया रन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हम फिलहाल यहां पर इस स्थिति में नहीं है कि हम तीनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर सकें। मतलब इसमें लेस और ग्रेटर की बात यहां की गई। जैसे इसमें लिखा है, देखो यहां पर मात्रा 1 लेस देन मात्रा, मतलब यहां पर रिलेशन से एक बना गया तीनों के बीच में कि मात्रा 1 छोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, फिर इस प्रकार से है मात्रा 3 छोटा हो, मात्रा 1 बड़ा। मतलब ये तो सही बात है कि y जो होगा, जो बीच का मान होगा, उसका वर्ग xz के बराबर होगा। ये कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि अगर 9 है और 9 है, ए से लिखता हूं, 9 है, 12 है, 16 है, ऐसे होता है। तो आपने देखा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आपने नोटिस किया कि यह आपका 12 का वर्ग करिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अगर एक सीक्वेंस की बात किया जाए तो यहां पर तो हमारे पास सीक्वेंस बन ही रहा है, ठीक है। लेकिन हम कह दें कि हमको तीनों के रन बताने हैं, तो तीनों के रन इस कंडीशन से बता पाना संभव है। क्योंकि अगर आपको कभी कोई ऐसे जैसे जोड़ दिया है तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है, और लीनियर इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल का है तो कम से कम 2-3 कंडीशन आपके पास हो समीकरणों के रूप में। अनुपात भी केवल अगर दिया था, 2 का दिया था, उसमें भी किसी वैल्यू का उपयोग नहीं किया था, उसने आपसी संबंधों को दर्शाया था। तो यहाँ पर ये अपर्याप्त आंकड़े हैं जिनकी वजह से इसका उत्तर हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मात्राओं को कंपेयर करना अलग एक प्रोसेस है, लेकिन हम इसका उत्तर ज्ञात करने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए 16 12 28, 28 9 37, हो तो रहा है 37। भाई अगर इसको सोचा जाए तो इस तरह से तो उत्तर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपस में जैसे अगर, अच्छा एक चीज और सोचिए, क्या हमसे इसमें पूछा है कि किसका रन क्या है? भाई रन पूछे एग्जैक्टली तो पहुंच, अब इसको ही देखिए, यहीं पर देखिए हमें एकदम स्पष्ट बनकर सामने आ रहा है 16 12 28 9 37। हमसे जैसे जो कंडीशन मुझे दिया है उस कंडीशन के हिसाब से मैं देख पा रहा था कि मात्रा x छोटी है, मात्रा मतलब मात्रा पहली छोटी है दूसरी से और दूसरी छोटी है तीसरी से। ये तो चलो सही सेट हो रहा था इसके साथ, लेकिन आंकड़ों का निर्धारण करना थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि इसमें देखो कंडीशन है, और एक कंडीशन में जैसे हम रिलेशंस अगर मैथ्स के हिसाब से सोचे ना, तो हम किस आधार पर किसका उत्तर बर्बल तो सोचा जा रहा है कि आप बर्बल आप एनालिसिस करके सोच लें और उत्तर बता दें। आप क्या सोच पाते हो इसके बारे में हमें उत्तर बताइए। लेकिन हम वैल्यू देखो एक रिलेशन पर ला दिए, बट ये एकदम यूनिफॉर्म कह दीजिए है, तो भाई मैं थोड़ा सा इस पर असहज हूँ। फिलहाल मैं तो इस पर जा रहा हूँ कि अपर्याप्त आंकड़े हैं, इस वजह से हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप आगे देखो, आगे की बातें हम लोग समझते हैं और उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए p प्लस क्यू बराबर 10 है, जहां p क्यू पूर्णांक है। ठीक, अब आगे देखिए, p गुणे क्यू का महत्तम मान, हमसे महत्तम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पी क्यू का धनात्मक पूर्णांक है। इसने कहा सेकंड, p गुणे क्यू का महत्तम मान जब p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखो इसने साफ साफ कहा है p इज ग्रेटर आर इक्वल टू -6 है और q इज ग्रेटर आर इक्वल टू बोले कितना है, -4 है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही है? मात्रा एक लेस है मात्रा 2 से, मात्रा 2 लेस है मात्रा 1 से, मात्रा 1 बराबर है मात्रा। देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों का जोड़ 10 हो, दोनों का जोड़ क्या हो, 10 हो। एक पॉसिबिलिटी है, जैसे p का मान अगर हम 5 ले लें और q का मान हम कितना ले लें, 5 ले लें। अब आप सोचिए 5 + 5 सबसे अधिकतम वैल्यू होगी जो 10 होगी। अगर हम दो वैल्यू समान लेते हैं तो उनकी जो जोड़ होगा सबसे अधिकतम 10, अगर 10 की स्थिति में जा रहा है। अगर हम एक को 6 ले लें दूसरे को 4, तो यहाँ पर सीधी सी बात है तो, लेकिन 6 गुणे 4 करिए कितना आएगा, 24। अब 24 तो महत्तम मान नहीं है ना, 5 गुणे 5 भी तो हो सकता है। इसके लिए मुझे जो यहाँ पर ये बातें समझ में आ रही है, इसके लिए मात्रा 1 का मात्रा 2 के बराबर होना जरूरी है, अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जा रहे हैं तो। ठीक है, पी और क्यू जुड़ करके अगर इतना हो रहा है तो दोनों को बराबर बराबर होना पड़ेगा, तब उनका गुणनफल और उनके योग आपस में मतलब उस कंडीशन की सबसे बड़ी वैल्यू के रूप में आएंगे। सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 11 संख्याओं का एक समुच्चय पर विचार करना है। देखिए कैसे सवाल है, 11 संख्याओं के एक समुच्चय पर विचार करना है। कैसे
कि मात्रा एक समुच्चय की संख्याओं के औसत का न्यूनतम मान जब वो क्रमागत पूर्णांक है ग्रेटर आर इक्वल टू -5 है। मात्रा दो क्या कह रहा है, समुच्चय की संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम पूर्णांक जब वो क्रमागत ऋणात्तर, ऋणात्तर का मतलब जीरो नहीं है, बस कुछ भी है, पूर्णांक है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो 11 संख्याओं के समुच्चय पर विचार करना है। मात्रा एक के बारे में बोला, समुच्चय की संख्याओं के औसत का न्यूनतम मान जब वो क्रमागत पूर्णांक है और ग्रेटर आर इक्वल टू -5 है, जीरो नहीं है, इसके बारे में इसने स्पष्ट किया है। और दूसरा कह रहा है समुच्चय के संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम मान जब वो क्रमागत ऋणात्तर पूर्णांक है। देखो इसकी और इसकी दो अलग अलग बातें हैं। ये कह रहा है कि ग्रेटर आर इक्वल टू -5 हो बस, मतलब -4 हो, -5 हो, -3 हो, -2 हो, जीरो भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें अगर सोचा जाए तो जीरो कंसीडर नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है कि मात्रा एक, अब देखिए इसमें एक चीज इसने बताया, इसने कहा कि संख्याओं के औसत का न्यूनतम मान, संख्याओं के औसत का न्यूनतम मान, जो औसत होता है योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। और इसमें कहा समुच्चय की संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम मान, जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल हो उनका न्यूनतम मान, ये कब पॉसिबल है और इसके लिए हम कौन सी कंडीशन को सत्य मानेंगे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, जब मात्रा एक लेस हो मात्रा दो से, मात्रा दो बराबर लेस हो मात्रा एक से, दोनों बराबर हो, जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़ कर आए हैं, कुछ ऐसे ही लगभग कंडीशन यहाँ पर भी है। उन वैल्यूज को ऑब्जर्व करिए। देखिए वैल्यूज क्या है, 11 कुल संख्याएं आप सबको पता है। जैसे पहली वाली कह रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू -5 है ना, तो आप सोचो कि ग्रेटर आर इक्वल टू -5 की स्थिति क्या हो सकती है। मतलब आपको पता है कि -5 हो सकती है, जैसे अगर हम पहली वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, -4 हो सकती है, -3 हो सकती है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2। अच्छा हमें 11 संख्याएं लेनी है, तो कितनी संख्याएं हो गई सोचो, 3, 3 6 2 8, हाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखो कितना हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, एक और कर लीजिए 5। इस प्रकार से हमने संख्याएं ले ली। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, करेक्ट है। इस समय देखिए एवरेज कितना होगा, 0। भाई 5 इधर है और 5 ही इधर है, तो एवरेज क्या हो गया, 0। भाई क्रमागत संख्याएं अगर होती है तो बीच का मान ही एवरेज होता है। तो इसने कहा कि औसत का न्यूनतम मान, औसत का न्यूनतम मान क्या है, 0। और दूसरी तरफ इसने हमसे कहा कि समुच्चय की संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम मान जब वो ऋणात्तर संख्याएं हो, ऋण मतलब 0 को छोड़ करके हैं, उसमें भी 11 संख्याएं हमें लेनी है और इसमें भी 11 संख्याएं लेनी है और हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए भाई यहाँ पर जब ये जो संख्या समूह है ना, इनको छोड़ करके हमें जो वैल्यूज लेनी पड़ेगी ना, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, हमें अगर जैसे यहाँ पर कहा है कि प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए, उन संख्याओं का जितनी भी संख्या है उनका मान अगर 0 हो जाए, न्यूनतम का मतलब 0 से छोटा भी तो हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर हम 0 को हटा दें, एक वैल्यू हम इधर उधर बढ़ा दें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब दोनों वैल्यू बराबर रहें। तो सी ऑप्शन ही सवाल के लिए भी राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप पिछले सवाल को देख रहे हैं तो उसमें भी बराबर था और इसमें भी बराबर ही है। बराबर लीजिए, एकदम क्लियर आएगा, समझ रहे हैं ना। इस हिसाब से पहला और दूसरा आपस में इक्वल रहेगा और ये कंडीशन आपकी जस्टिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको। देखिए क्या सवाल कह रहा है। तीन संख्याएं हैं पी क्यू और आर, करेक्ट, का औसत के है, इनका जो एवरेज है बोलिए कितना है, के है। अब सवाल कह रहा है पी औसत से उतना अधिक है जितना क्यू औसत से कम है। पी औसत से उतना अधिक है जितना क्यू औसत से कम है। आर का मान आपको बताना है कि आर का मान क्या होगा। देखिए आपको समझना है, एक समझिए बातों को। हमने कहा कि एक हमारे पास तीन नंबर है, एक पी है, एक पी है और एक क्यू है और एक आर है। पी जो है औसत से उतना अधिक है जितना क्यू औसत से कम है। इसका मतलब आर औसत है, समझ गए कि नहीं। पी औसत से उतना अधिक है जितना आर औसत से कम है। ये तभी पॉसिबल होता है जैसे आप मान लो यहाँ 5 रख दो, ठीक है, यहाँ 2 रख दो, कितना कम है, 3, 3 जोड़ दे 8, तो 8 2 10 बटे 2 5, ये बीच का मान होगा तभी पॉसिबल है। आर का मान हमको बताना है कि आर का मान क्या होगा, तो आर ही तो औसत है। अगर हम कभी बीच में यहाँ खड़े हैं तो मेरे इस तरफ मेरे उस तरफ, अगर अभी पीछे वही तो पढ़ के आए एवरेज वाला, तो इसका मतलब जो आर का मान होगा वो के बराबर ही तो होगा, औसत ही तो होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, बिना डाउट के आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, एवरेज वही हो गया। मान लीजिए x 0 और 1 के बीच कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, हमारे पास एक समूह है 0 और 1 का, एक वास्तविक संख्याओं का, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमसे कहा गया, सबसे पहले हमने कहा चलो x ले लेता हूं, कहा गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब है, एक्स इज ग्रेटर देन रूट एक्स है, करेक्ट है।
अब यहाँ पर इनमें से बताइए कौन सत्य है। जैसे हम कोई भी एक मान सपोज करिए ले लेते हैं, सपोज करिए मैंने 1/2 ले लिया, भाई बीच में है तो 0 के ऊपर फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। और यहाँ पर मैंने कहा कि चलो 1/2 हमने एक नंबर ले लिया, इसका वर्ग करो, बोलो कितना आया, और इसका घन करिए, बोलिए कितना आया। इसका वर्ग करने से कितना आएगा, 1/4 आएगा, और घन करने से 1/8 आएगा। तो बड़ा ही है ना, हाँ बड़ा है। लेकिन अगर हम x ही रखें, 1/2 रखें और 1/2 का वर्गमूल कर दें, भाई अब सोचो क्या हो गया स्थिति। ये जितना नीचे, मतलब यहाँ पर मान जितना बड़ा होता है उतना ही मान छोटा होता है, पता है, यह मान छोटा हो जाएगा इससे। दरअसल अगर कभी ऐसे लिखा हो और 1/3, बताइए कौन बड़ा है, ए बड़ा है ना। √2 का मान होगा 1.41 समथिंग करके होगा, तो 1.41 तो 2 से छोटा है कि नहीं है, तो यह मान बड़ा होगा, अर्थात यह गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। पहला वाला सही होगा, केवल एक करेक्ट है, केवल एक सही होगा इस सवाल के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग लगाकर चलिएगा, ये पहला है और ये दूसरा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा सही आंसर है। किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं, धन पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं के बीच 5 से विभाज्य धन पूर्ण संख्याएं के बारे में क्या कहा जा सकता है। जोड़ कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, केवल एक संख्या है जो 5 से विभाज्य है, केवल दो संख्या जो 5 से विभाज्य है, ऐसी एक से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती। अब आप बहुत सारे नंबर समूह को सोच सकते हैं, जैसे एक तो मैंने ऐसे सिंपली रख दिया, बहुत सारे नंबर है, जैसे 4 और 14 कर दिया, तो इसका अंतर क्या है, बोलिए 10 है, तो 10 तो 5 से विभाज्य है। ऐसे मैंने 10 और 20 कर दिया, इनका अगर इनके बीच का अंतर 10 है, सब साफ दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी अगर देखा जाए 10 तो है ही है। ऐसे मान लीजिए और हमने 15 और क्या कर दिया, 15 और 25 कर दिया, भाई इनका भी अंतर 10 है। इसमें हमसे कहा जा सकता है कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में केवल एक संख्या हो सकती है, ऐसी एक से अधिक संख्याएं हो सकती है। मैं इसके लिए ऑप्शन नंबर किस पर जाऊंगा, ऑप्शन नंबर सी पर जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे पेयर बन सकते हैं जिनकी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें एक से अधिक संख्याएं 5 से विभाज्य हो सकती हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और देख लीजिए, ऐसा नहीं केवल 10 ही आ रहा हो, ऐसा नहीं है केवल 10 ही आ रहा हो, और मैं आपको करके देता हूं। जैसे आपके सामने मान लीजिए 5 है, या जैसे आप इसका इसका नेचर समझो कि इसका नेचर देखो कैसे बन रहा है। भाई हमारे पास जैसे हम अभी तक सोच पा रहे हैं केवल 10 ही 10 दिख रहा है जो 5 से विभाज्य है, क्या 10 ही हो सकता है, किसी और में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ऐसे जो नंबर जो हमारे पास, भाई हम जिनके बीच का अंतर सोच रहे थे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 20 और 30 लिया, ठीक है। अब 20 और 30 के बीच आप देखो कौन कौन आ सकता है, जैसे 25 आ सकता है, तो 25 एक डिफरेंट 25 एक डिफरेंट नंबर हुआ कि नहीं हुआ, अंतर 10 है, 5 से विभाज्य है, इसलिए बिल्कुल हम सोच सकते हैं एकदम, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। 15 और 25 के बीच भी अंतर अगर सपोज करिए 20 है, तो इस प्रकार से एक से अधिक संख्याएं होगी जो 5 से विभाज्य होगी। आगे बढ़िए, निम्न कथनों में विचार करना है। फिर से इस तरह के बहुत थ्योरेटिकल सवाल आए हैं। एक धन पूर्ण संख्या है जिसको अगर हम 50% बढ़ा देते हैं, कोई धन पूर्ण संख्या है जिसको हम 50% बढ़ा देते हैं, पर उसके देने पर उनके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, गुणनखंडों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। आगे पढ़िए क्या कहता है। एक धन पूर्ण संख्या जिसको अगर 150% बढ़ा देते हैं तो उसके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रह जाती है, बदल जाती है। इसका कहने का मतलब अपरिवर्तित रह सकती, इसमें भी अपरिवर्तित रह सकती है। मुझे लगता है कि एक में परिवर्तित होना चाहिए। फिलहाल इसकी कंडीशन समझ लीजिए, देखिए क्या कहना चाहता है। जैसे आपको मान लीजिए मैंने कहा 2 है, ठीक है, धन पूर्ण संख्या, इसको अगर हम 50% बढ़ा दें तो 50% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के गुणनखंड बोलिए कितना है, 1 है और 2 है। 3 का भी गुणनखंड 1 और 2 अपरिवर्तित रही, 1 और 3 है। अगर हम इसको 150% बढ़ा दें, 150% का मतलब 5/2, अर्थात यह बेसिकली 5 हो जाएगा, तब भी तो गुणनखंड 1 और 2 रह गया, तो अपरिवर्तित 1 और 5 रह गया, अपरिवर्तित रह गई। तो इस हिसाब से देखिए इसने कहा दोनों परिस्थितियों में हो सकता है, 1 और 2 में, मतलब यहाँ पर दोनों परिस्थितियों में से चीज आपके सामने आ सकती है कि चाहे आप 50% बढ़ाओ चाहे 150% बढ़ाओ, दोनों में गुणनखंड अपरिवर्तित रह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन हमने एक जनरल कंडीशंस पर ये चीजें आपकी जस्टिफाई कर दी, करेक्ट। अगला देखिएगा, ये सवाल पढ़िए, देखिए क्या कहता है। ये सवाल कह रहा है कि 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 6 है, 9 की पावर समान कितना है, बोलिए 100 है। इसको किससे भाग दिया जा रहा है, 6 से, और शेषफल पूछा जा रहा है, शेषफल क्या आएगा। हम जब भाग देते हैं तो हम सोचते हैं कहीं हमारे से पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं,
ये हमारे से अगर पूरी तरह से कट जाए तो समझ लो कि हम शेषफल शून्य की बात आएगी। जैसे 6 को अगर सोचिए तो 6 से पहले इसको सोचिए, जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें तो कॉमन कर दे 9 की पावर 3 को, कॉमन करते ही देखिए कितना हो जाएगा, बोलिए। 9 की पावर 3 आपने कॉमन किया, 1 बचा, 9 बचा, 9 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, 9 की पावर 3 हुई, ऐसे बढ़ते चले गए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, अगर हम चले तो 9 की पावर 97 हो जाएगा। डिवाइड बाई अगर हम लोग करें तो 6 है, तो 3 दूना 6 होता है, 2 बचा, 3 तिया 9, मतलब यहाँ पर 9 की पावर 2 हो गया। अब आप जब इनको जोड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर जब जोड़ेंगे ना, तो यह मान जो देगा भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर इसकी सोचा जाए, जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका यूनिट डिजिट आपको अंत में 0 ही दिखेगा। अर्थात यह संख्या भाई 9 1 10 वैसे भी हो रहा है, कई जगहों पर ऐसे हमारे पास जो टर्म्स ऐड होंगे, जैसे 1 है, फिर 9 है, फिर 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है। अगर हम इस पैटर्न पर जाएं तो यह मान हमारा अंत में शून्य देगा, और शून्य देने का मतलब 2 से कट जाएगा, और अगर 2 से कट गया तो इसका मान पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया नीचे का मान, और इसका जो शेषफल आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से संख्या 2 से या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। करेक्ट है। एक प्रश्न दिया गया, इसके बाद 2 कथन है, 1 और 2। इस प्रश्न और इसके कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चयनित करना है। ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है, सबसे छोटी, जिसके ठीक ठीक 4 गुणनखंड हो। इनमें से एक गुणनखंड 2 हो और एक गुणनखंड 3 हो। तो एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आप सबको जानकारी है भाई। एक अंक की संख्याओं में एक भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है। गुणनखंडों की बात करें तो केवल एक नंबर ऐसा है, 6। 6 के गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और कुछ 6 भी है, केवल 6 होगा। बाकी 8 में भी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। हाँ, इसका भी आप कह सकते हैं, जैसे 8 की बात करो, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा। लेकिन अब इनमें से कहा, इनमें से एक गुणनखंड 2 है, बिल्कुल है, देखिए। इनमें से एक गुणनखंड 3 भी है, हो सकता है, क्यों, देखिए अगर इस संख्या की बात, भाई हमसे एक थोड़े स्पष्ट किया कि 8 ना हो, 6 ना हो, तो हमको 6 पर तो दिख रहा है ना, एक गुणनखंड 2 भी हो सकता है, एक गुणनखंड 3 भी हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक के अकेले उपयोग पर दिया जा सकता है, किन दूसरे कथन का उपयोग, अब ये सब हमको अननेसेसरी लग रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी एक भी अकेले उपयोग के द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें किसी कथन की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। क्या जरूरत है बताइए, आप अपने दिमाग से भी इतना लॉजिक लगा सकते हैं। एक प्रश्न दिया गया इसका जब पेपर था ना, देख रहे हो, लगातार थ्योरेटिकल डिस्कशंस हैं। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन, 1 और 2 दिए गए हैं। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार कीजिए जिसके लिए विकल्प चिन्हित किए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, मान लीजिए पी क्यू आर एस भिन्न शून्येतर का मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, सॉरी। इसमें एक लिखा है किसने, पीपी गुणे पी क्यू बराबर आर आर यस यस। जहां पर एक बात इसने कहा है, देखिए ध्यान से, इसने एक बात ये कहा है कि पी इज लेस देन 3 हो, जो पी का मान हो 3 से छोटा हो, क्यू इज लेस आर इक्वल टू 4 हो, तो क्यू किसके बराबर है ये हमको बताना है। कथन 1 और कथन 2 समझ रहे हैं, कथन 1 आपका है और कथन 2 है, तो आप इसको जस्टिफाई करिए। आर बराबर 1 है, यस बराबर 2 है। अब हम लोग कैसे इसको सेट करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले भाई देख लो अच्छे से, पीपी है गुणे पी क्यू है, बराबर क्या दिया है, आर आर यस यस है, करेक्ट है। अब सोचो, कथन 1 कथन 2, आर बराबर 1 है, एस बराबर 2 है, और इसने हमको एक बात वहां पर देखो प्रेजेंट किया था कि जो पी का मान है ग्रेटर आर इक्वल टू 3 हो, तो 3 हो सकता, सॉरी लेस आर इक्वल टू बोला है, लेस आर इक्वल टू मतलब क्या हो सकता है, पी का मान आप बताओ। पी का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जबकि आगे क्या बोला, क्यू का मान लेस आर इक्वल टू 4 हो, लेस आर इक्वल टू 4 हो मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब इसमें भी अगर आप सोचो तो यहां पर जैसे देखो वैल्यू निकालना अलग बात हो गई कि आर आर और यस यस, समझ रहे हैं। इसमें एक चीज सोचिएगा, हमको जैसे इसने कहा कि आर बराबर 1 है, यस बराबर 2 है, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें इनकी कैसे आवश्यकता पड़ेगी, हमें तो बिल्कुल मान हमें पी क्यू का चाहिए ना। अगर मुझे आर का मान और यस का मान निकालना है तो हमें क्या जरूरत है इन दोनों की वैल्यूज की, यहाँ पर कहीं आप उपयोग करके पाएंगे आंसर, नहीं। इसमें भी सेम उसी तरह से पीछे की तरह इस प्रश्न का भी उत्तर अगर आपको देना है तो इनमें से किसी भी कथन का उपयोग बिना हम लोग आंसर कर सकते हैं, समझ रहे। इसमें भी हमें किसी स्तर की इन कथनों की स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस सवाल का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन होगा। यक्स किसी काम का 1/3, समझो मेरी बात को, यक्स किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। वाई उसी काम का 2/3 भाग
उसी काम का 1/3 भाग, पढ़िएगा, x किसी एक काम का 1/3 भाग 6 दिन में कर सकता है, y उसी काम का 1/3 भाग, ये भी 1/3 ही करता है, करेक्ट है, 1/3 काम 8 दिन में कर सकता है। z क्या करता है, उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर सकता है बताइए, 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि x और z साथ में काम, देखिए वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और n दिनों में कर भी लेते हैं। तो हमसे कहा x और z काम छोड़ देते हैं, तो y से इस काम को 8 से ही 2/3 दिनों में पूरा कर लेता है। अब पूछा गया कि n किसके बराबर है, अर्थात तीनों मिलकर के कितने दिन तक साथ में काम किए थे। सवाल ऐसे ही है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर पता करना होगा कि x एक दिन में कितना काम कर, मतलब x पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर वह 1/3 काम 6 दिन में करता है तो पूरे काम को 18 दिन में करेगा। अगर यह 1/3 काम 8 दिन में करता है तो y क्या करेगा, पूरे काम को 24 दिन में करेगा। ऐसे ही z क्या करेगा बताइए, z क्या करेगा, आप समझ लीजिएगा, z जो है पूरे काम को 3 चौके 12 4 चौके 16 दिन में करेगा। तो अब यहां से हम पहले टोटल वर्क निकाल लें। जैसे x कर पाएगा 18 दिन में, y कर पाएगा 24 दिन में, z कर पाएगा 16 दिन में, करेक्ट है। इस हिसाब से अगर टोटल वर्क की बात किया जाए तो 144 आएगा। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसके बाद की आगे की स्थिति समझिएगा। 18 8 144, यहां पर यह इसकी क्षमता हो गई, 24 6 144 इसकी क्षमता हो गई, 16 9 144 इसकी क्षमता हो गई। इसने कहा कि देखो x और z x y z तीनों शुरू किए थे काम को करना, बट n दिनों तक काम पूरा कर भी सकते हैं। पूरा काम देखो लिखा n दिनों तक साथ में काम भी करते हैं, लेकिन फिर x z काम छोड़ देते हैं और y जो एक दिन में 6 काम करता है, उसने क्या किया, बचे काम को जब वो लोगों ने छोड़ दिया था तो बचे काम को 8 से ही 2/3, अब 8 से ही 2/3 मतलब 8 3 24 2 26/3, तो 26/3 दिन में उसने कितना काम किया होगा बताइए, 52 काम किया होगा। तो 52 अगर हम घटा दें तो 4 से 2 2 होता है, 92 काम इन लोगों ने मिलकर किया था। 92 काम इन तीनों ने मिलकर किया था, तीनों ने मिलकर किया था। तीनों का मतलब तीनों की क्षमता जोड़िए, 9 8 9 17 6 23 23, तो मतलब अगर हम x को y को और z को जोड़ दें तो इन लोगों ने 92 काम मिलकर साथ में किया था 23 की क्षमता के साथ। 23 देखिए कहां से आ रहा है, जोड़ने से तीनों को, 23 चौके 92, n का मान 4 हो जाएगा। 4 दिन तक इन लोगों ने साथ साथ काम किया था, 4 दिन तक इन लोगों ने साथ साथ काम किया था। तीसरे सवाल का राइट सोल्यूशन है। इसको देखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये भी आपके सामने है, देखने में केवल इधर उधर करता है, थ्योरी है भाई। हाँ, निश्चित तौर पर इस पैटर्न को अगर सी सैट का सोच रहे हैं हम लोग, आईएएस का, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मतलब इस स्तर पर इस पैटर्न पर हम लोग वनडे एग्जाम से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। हालांकि हमको इसको लाना पड़ेगा अपनी आदत में, तभी जाकर के हम अच्छी तरह से परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। 20 नलों का समुच्चय, 20 नलों का समूह है जिनका नाम यक्स है। देखो 20 नलों का समूह है जिनका नाम क्या है, यक्स है। किसी टंकी के 70% हिस्से को भरते हैं 14 मिनट में। 10 नलों का दूसरा समूह है जिनका नाम है वाई, वो उसी टंकी के 3/8 हिस्से को 6 मिनट में भरते हैं। 16 नलों का फिर एक तीसरा समूह जिसका नाम जेड है, उसी टंकी के आधे भाग को 20 मिनट तक खाली कर सकते हैं। तो पहले इनको उठा करके टंकी की क्षमता क्रिएट करिए। यहाँ पर 20 नल हैं और इनके समुच्चय का नाम यक्स है। नलों की संख्या 20 है, समुच्चय का नाम यक्स है। टंकी का 70% भाग मतलब 7/10 भाग भरते हैं 14 मिनट में। तो अगर पूरी टंकी भरनी होगी ये लोग भर पाएंगे 20 मिनट में। 20 मिनट में पूरी टंकी भर सकते हैं ये 20 नल, करेक्ट है। फिर इसका नाम समुच्चय का यक्स है। फिर हमारे पास कहा गया 10 नलों का दूसरा समुच्चय है जिसका नाम वाई है। इन्होंने टंकी का 3/8 हिस्सा जिम्मेदारी ले ली कि हम इसको 6 मिनट में भर देंगे। 3 दूना 6 होता है, 8 दूना 16, 16 मिनट में टंकी की पूरी क्षमता, मतलब सही किया ना, 3/8 है और 6 मिनट में बोला है, 6 मिनट में, 14 मिनट में 10 नलों का दूसरा समूह 3/8 भाग को 6 मिनट में भर सकते हैं। तो 6 लिखा, 3 दूना 6, 8 दूना 16 मिनट में भरने की बात करता है, करेक्ट है। इसके बाद फिर 16 नलों का एक तीसरा समूह है जिसका नाम जेड है। इसने टंकी के आधे भाग को 1/2 भाग को 20 मिनट में भरने की बात करी, करेक्ट है। तो इसका मतलब यह पूरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, भर नहीं सकता है, खाली कर सकता है। ये स्थिति हो गई। अब सवाल क्या कहता है, यदि समुच्चय यक्स के आधे नल बंद हैं, समुच्चय नल के आधे, इसका मतलब एक सोचो आप लोग, अगर 20 नल थे समुच्चय यक्स के तो कितना समय लगता था, 20 मिनट। तो इसका मतलब अगर आधे नल ही चले, आधे का मतलब 10 चले तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट। भाई ज्यादा हो जाएगा, समय दूना हो जाएगा। मतलब जब आपने नलें कम कर दी, क्षमता घटा दी, तो समय डबल हो जाएगा ना, समय तो बढ़ ही जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे की बात किया, पढ़िए चलिए।
और समुच्चय वाई में से केवल आधे नल खुले हैं, तो सेम वही बात हो गई, आधे मतलब 5 ही नल खुले हैं समुच्चय वाई के। अब बताओ अगर आधे खुले हैं तो 16 दूना 32 मिनट लगेगा पूरी टंकी को भरने में, ठीक है। जबकि यहाँ पर चलते हैं, समुच्चय जेड के सभी नल खुले हैं, मतलब 16 के 16 खुले हैं। और ये लोग सब खाली करने वाले हैं, बड़ी तेजी के साथ खाली करते हैं, ठीक। अब ऐसी स्थिति में अगर इसने कहा कि तीनों नलों को इस व्यवस्था में खोला जाए तो कितनी देर में टंकी अपनी भर पाएगी, ये हमको डिस्कस करके बताना है। आप समझ रहे मेरी बातों को? अब ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से टंकी की पूरी क्षमता ले लीजिए, तो टंकी की क्षमता 160 लीटर की हो गई। ये क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर पानी पड़ेगा। 32 से डिवाइड करें 5 लीटर पानी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर 40 से फिर भाग करें तो 4 लीटर पानी निकलेगा। 4 पड़ रहा है, 4 निकल रहा है, केवल 5 लीटर पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। 160 लीटर की, अब देखो यहाँ पर आपको यही समझना है, 100 अब लेकिन आपको ये भी 160 लीटर की पूरी टंकी नहीं भरनी है, केवल हमको लिखा टंकी का 50%, 50% मतलब 80 लीटर। 80 लीटर को 5 की क्षमता से यहाँ पर भरते हैं, तो 5 से भाग करिए, 16 मिनट लगेगा। 16 मिनट लगेगा, और हम ऐसे कर सकते थे, वैसे भी देखिए उत्तर ऐसे भी किया जा सकता था, मैं आपको बता दूं। जैसे जब मैं यहाँ पर देख रहा था कि ये 10, देखो यहाँ पर क्या था, 40 भरना 40 निकलना, तो बचा यही केवल 32, और इसको आप कर दो आधा। अब 32 के लिए इसकी क्षमता कितनी है, 5 नले हैं टोटल, भाई आधा कर दीजिए, 80 80 16 85, वैसे भी आंसर आ जाता है, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। चलिए 32वां देखिएगा, यन धनपूर्ण संख्या है और लिखा कैसे है, 1 की पावर यन है, 2 की पावर यन है। कह रहा है अगर हम 4 से भाग करें तो उसके भिन्न भिन्न शेषफलों की संख्या अलग अलग शेषफलों की संख्या, एक शेषफल नहीं, ये नहीं पूछ रहा कि शेषफल आएगा क्या, उसका कहना है कितने शेषफल आ सकते हैं। तो मैंने यन का मान 1 रखा, तो 1 तो भाई आपका चाहे जो पावर रख दीजिए 1 ही रहेगा, 1 प्लस आपका 2 होगा बटा 4। मैंने आपको पढ़ाया है कि 3/4 है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो रिमाइंडर तो 3 ही हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर n का मान हमने 2 रख दिया, ठीक है, 1 की 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, ये आपका 4 होगा, तो 4 1 कितना हो गया 5, 5/4 करिए तो शेषफल क्या आएगा 1। इसी प्रकार से n बराबर 3 है, ठीक है, 1 हो गया प्लस 2 की पावर 3 है, बटा क्या है 4 है, 8 1 9, 9/4, तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो 2 ही शेषफल आएंगे, या तो 3 आएगा या तो 1 आएगा, बाकी सब में 1 आएगा, एक ही जगह 3 आएगा। इसका उत्तर ना तो 3 लगाएंगे ना तो 1 लगाएंगे, आंसर कितना करेंगे 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 ही शेषफल अलग अलग हो सकते हैं। हमसे ये पूछा अलग अलग शेषफल कितने हो सकते हैं, इस हिसाब से उसका उत्तर 2 लगाना पड़ेगा अपने आप को, ना 3 लगा सकते हैं ना ही 1 लगा सकते हैं। चलिए सवाल क्या कहता है, 33 नंबर देखिए, हमसे कहा है कि P बराबर एक नंबर है Q Q Q, मतलब रिपीटेड है, सेम नंबर को रिपीट किया, 3 अंकों की संख्या है P और 481 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या पूछ रहा है हमसे। जैसे इसने हमसे कहा कि अगर हम P ले लें और 481 ले लें, P के साथ क्या ले लें 481 ले लें, ठीक है, तो इसका हमसे एचसीएफ पूछ रहा है कि एचसीएफ इसका क्या होने वाला है, मासा इसका कितना होने वाला है। तो मैंने एक चीज सोचा कि भाई यहाँ पर कोई नंबर क्या हो सकता है, अगर सेम डिजिट की बात करो तो 1 1 1 हो सकता है, करेक्ट। अब 1 का अगर हम डिवीजर सोचे तो 1 तो डिवीजर 37 ही होगा, 37 गुणे 3 करिए, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 1 तो 37 ही होगा। 481 का फैक्टराइजेशन करिए, मेरे ख्याल से भी 37 से कट जाएगा, 37 के 37, 37 11 बिल्कुल कट जाएगा, तो 37 यहाँ भी मिलेगा, 37 यहाँ भी मिल रहा है, 37 यहाँ भी मिल रहा है, तो एचसीएफ तो आपका 37 ही जाना चाहिए ना। 37 राइट सोल्यूशन हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 37 एक फैक्टर की तरह होगा और इसमें भी 37 एक फैक्टर की तरफ हो रहा है। और 37 से अगली बार कितना जा रहा है आप सोच लीजिए, 37 एक के 37, फिर 37 37 गुणे 37 गुणे 1 हो रहा है, इस हिसाब से 37 बन रहा है आपके लिए राइट सोल्यूशन। अब देखिए यही लास्ट सवाल होगा, अंतिम क्वेश्चन मेरे ख्याल से, पढ़िए क्या लिखा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब अगर कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा 9 के बाद 1 है, 0, ऐसा कुछ नहीं है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे लिखा गया है। ऐसे कह रहे हैं हम लिखते चले जाएं, तो जो 489वां अंक होगा, 489 डेथ होगा, उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है, ये वैल्यू हमको लास्ट में क्लियर करनी है। इसके लिए जैसे हम सोचे ना, तो आप देखो यहां से यहां तक, अगर हम 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो कुल कितने डिजिट हो गए, 9 हो गए भाई, 1 से अगर 9 तक सोचिए तो 9 ही डिजिट हो गए, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लोग चले, जैसे 10 के ऊपर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर ऐसे से बढ़ते गए, तो 10 से लेकर अगर हम 2 डिजिट की बात करें तो 10 से 99 तक अगर सोचो तो डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 90। भाई घटा दे 89 में 1 जोड़ दे 90, ठीक है, 90 हो गया। अब हमको जैसे ये भी ध्यान देना है कि डिजिट कितने हैं, और ये भी ध्यान देना है उसके अंत में क्या आ रहा है। अब अगर हम इनको छोड़ दें, इन दोनों की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर 89 की बात हमसे कर रहा है,
तो अभी इसके बाद कितने हमारे पास, अभी डिजिट की बात करें, हम संख्या की बात करें, क्योंकि एक चीज आप जान लो, दरअसल ये जो 90 डिजिट हैं, पोजीशन की बात किया जाए तो 90 दूना 180 डिजिट को क्रिएट कर लेंगे। 180 और 9 जोड़ दीजिए तो 189 होता है। ठीक है, 189 होता है। तो 189 अगर हम 489 से घटा दें तो 300 अभी बचे हैं। 300 के लिए 150 डिजिट और चाहिए, 150 नंबर और चाहिए। तो इसके आगे मुझे 150 नंबर और क्रिएट करने हैं। तो 150वें स्थान पर आपका जो नंबर होगा, जैसे अगर आप ऐसे सोचो तो आगे क्या हो सकता है आप बताइए। जैसे हम 100 से शुरू करेंगे, फिर 101, फिर ऐसे ही बढ़ते जाए तो 150वां, मतलब 150वें नंबर तक हमको पहुंचना है। तो 150वें नंबर पर अगर हमको पहुंचना है तो बहुत ही आसान है, पहुंचने में कोई दिक्कत थोड़ी है। आप सोचो 100 है, 100 के बाद 101 है, 102 है, ऐसे हम अगर सोच पूछेंगे तो 150वां नंबर कौन हो जाएगा। क्यों 150वां मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं, इसमें आपको सोचना है 50वां नंबर, क्योंकि इसके बाद अब 3 3 लोग रहेंगे ना एक डिजिट में। तो 50वां नंबर कौन हो जाएगा। तो 50th टर्म कौन सी होगी आप सोचिए। ऐसे ही अगर हम लोग बढ़ते रहे तो 50th टर्म क्या हो जाएगा। 50th टर्म हमारे पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी बताएं। 100, अगर हम 100 से चलें 149 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। जैसे 0 से 9 तक 10 डिजिट होता है, हमें इसके आगे अच्छा 50 ही क्यों मैं कह रहा हूँ कि 50 गुणे अब की बार कितना होगा 3। 50 दिया 150 होता है ना, 150। दरअसल हमको चाहिए कितने नंबर, अभी अभी चाहिए 300, सॉरी 100 नंबर हमको चाहिए। हम 150 की बात कर रहे थे, हमको भी 100 नंबर चाहिए। तो 100 नंबर के लिए भैया हमको 100 से टर्म जाना है, 100वें टर्म पर जाना है। तो 100वां टर्म आपका 199 होगा, करेक्ट है कि नहीं। 199, वैसे भी उत्तर वही आता। जैसे हम ऐसे बोल रहे थे कि अगर हम 0 से 9 तक होते 10 डिजिट होता। अच्छा 100 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 300 बनाने के लिए 100 नंबर सफिशियंट है। तो 100 गुणे 3 300 डिजिट दे देगा। तो 199 का अंतिम अंक कौन है, 9 ही तो है। तो राइट सोल्यूशन इसका कितना मान हो जाएगा बोलिए, डी ऑप्शन, 9 राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा। चलिए, मैंने अपने हिसाब से, अपने इफर्ट से जो भी पॉसिबल हो सकता था, मैंने आपको सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया है। विश्वास मानता हूँ कि सबको समझ में चीजें आई भी होंगी। कहीं अगर किसी प्रश्न में डाउट रहे, कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा हमें कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ये जरूर आप फीडबैक दीजिएगा। तैयारियों में इस तरह के पैटर्न को शामिल करिए। उलझाने वाले सवाल थे, कंफ्यूजिंग थे, लॉजिकल प्रश्न थे, डिस्कशंस बहुत था। जिसको डेप्थ प्रिपरेशन है वही अच्छा कर सकता है। इसलिए आगे की तैयारियों में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, जोड़िए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा आगे की प्रिपरेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले किसी ऐसे ही पैटर्न में, ऐसे ही सेशन में। धन्यवाद।